अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं और जब भी आपके लिए प्रोग्राम लेके हाजिर हो सकें। एक नोट पे मैं सोची थी कि आज सुबह ना शो शुरू करूँगी। मेरे जहन में ये बात अक्सर आती है, बल्कि कल मैंने शो में मेंशन भी की थी। मैंने सोचा आज छोटा सा एक लेक्चर दे दूँ सबको जो भी देख रहे हैं मुझे। जब वाइल आई वाज ग्रोइंग अप तो एक हदीस बड़ी हम सुनते थे कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। और ये भी मैंने पढ़ा था कहीं कि मोमिन वो है जिससे लोग, जिसके इर्द गिर्द लोग अपने आप को महफूज समझें। तो जनाब अली, जब ये हदीस हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बात है ना क्रिमिनल्स के लिए हो रही है, यानी कि कोई बहुत बड़ा मुजरिम, कोई आदि मुजरिम जो कि आके जो है गोली मार देगा, या कोई डाकू जो कि हमारा माल छीन लेगा। तो हाथ और ज़बान से महफूज रहने के लिए आपको आदि मुजरिम होने की ज़रूरत है, अगर आप ऐसे शख्स हैं कि जिनसे लोग डरें। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरती गई, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैच्योर होती गई, तो मुझे ये समझ आई बात कि डाकू या कातिल ये तो बहुत आगे की बात है। हम आम जिंदगी में एक दूसरे के साथ भी उस तरह के रवैये रखते ही नहीं कि हमारी हाथ या हमारी ज़बान से दूसरे लोग महफूज होते हों। हाथ को तो छोड़ें, चलें हम किसी पे हाथ नहीं उठाते या हम चलें किसी को ईजा नहीं पहुंचाते। ज़बान एक ऐसी चीज़ है जिससे आम तौर पे हम चाहे अपने आप को कितना भी क्लेम करें कि मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ, या तो मैं तो भाई गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, मैं तो सच बोलता हूँ, लेकिन हकीकत ये कि हमारी ज़बान से अक्सर दूसरे लोग महफूज नहीं होते हैं। किस तरह? आपको लगा कोई मोटा हो रहा है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, और आपने कहा कि भाई बहुत वजन चढ़ रहा है, तुम हर वक्त खाते रहते हो क्या? कि आपकी कही हुई एक, शायद आपकी एक सिंसियर मशवरा या आपका एक मजाक दूसरे को इतनी तकलीफ होती है उससे कि शायद वो बहुत अरसे तक कुछ सही से खाना ना खा सके, या कपड़े पहनते हुए 10 बार सोचे कि मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ या मैं अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरह हम चलते फिरते कह देते हैं किसी को कि रंग क्यों इतना ख़राब हो गया तुम्हारा, या तुम्हारा बड़े ड्राई फेस हो गया, तुम अच्छे नहीं लग रहे। या हम ये कह देते हैं कि जो है वो आपके यहाँ अच्छा बेटियाँ ही बेटी हैं, बेटा नहीं है, चले अल्लाह बेटा भी देगा। छोटी छोटी कई भी बातें हमारी जो कि वैसे हमें बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि हमें किसी को तकलीफ पहुंचाई है, हम हकीकत में तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी से बदतमीजी करें, किसी से लड़ें झगड़ें, किसी को बातें सुनाएं तो ही वो ज़बान की तकलीफ है। और छोटे छोटे कभी कभी ना हमारा एक ऐसा मशवरा जिसकी बिल्कुल ज़रूरत ना हो, कैसा मशवरा कि मेरा ख्याल है तुम अपनी बेगम को बोलो जॉब छोड़ दे अब, या तुम ऐसा करो कि कुछ और कमाने लग जाओ, या फिर यार ये बाइक कब चेंज करोगे, बाइक चेंज कर लो। आपको नहीं पता कि उसके घर के क्या हालात हैं, आपको नहीं पता कि उसके घर में क्या परेशानियां हैं, या उसके लिए बाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है घर के कोई प्रॉब्लम हो सकती है। घर बदलने से हम ये बड़ा मशवरा देते हैं कि बच्चों का स्कूल बदलवा दो, अभी तक यहाँ पे रह रहे हो, इस इलाके से शिफ्ट होकर उधर हो जाओ, नॉट नोइंग कि उनकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। और आपको पता है कि आपका ये छोटा सा मशवरा दूसरे के लिए बहुत तकलीफ का बायस बनता है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे मुसलमान हैं, एक अच्छा इंसान है, और आप जो है, तो उसका बेसिक पैमाना ये है कि आपकी ज़बान से भी, हाथ से तो जाहिर है किसी को मारने कूटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी ज़बान से दूसरे लोग बचे रहें। तो बहुत 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 एहतियात से काम लिया करें। दूसरों को जो है वो मशवरे देने से पहले या कोई भी मजाक करने से पहले सोचा करें कि ये बात उसके लिए बहुत बहुत तकलीफ का बायस बन सकती है। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह आप सबको मैं लेक्चर दूं कि आइंदा आपने अगर ज़बान खोलनी है तो इस एहतियात के साथ कि कहीं किसी और का दिन या ज़िंदगी आप ख़राब ना कर रहे हों। आज हमने बड़ा अच्छे गेस्ट बुलाए हुए हैं। साइमा कुछ बहुत ही अच्छा बना रही है, मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि बहुत सारी सब्जियाँ कट रही हैं। जब बहुत सारी सब्जी कट रही होती है मुझे समझ आ जाता है कि ये पाकिस्तानी डिश शायद ना हो, ये कोई चीनी लातीनी डिश बन रही है। तो अभी हम जानेंगे कि वो क्या बना रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो बच्चों की आंखों के अमराज से बात करेंगे। हम सबके घर में बच्चे हैं और हम सबके घर में स्क्रीन भी, और हम सबके घर में जो है वो ऐसे बच्चे ज़रूर होते हैं जो आंखें मल रहे होते हैं और रेड हो रही होती हैं आइज़। उस टॉपिक में बात होगी। और उसके बाद हमारे साथ दो बहुत अहम मेहमान मौजूद हैं जो कि एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमने कहीं ना कहीं भुगता होता है, वो है बैंकिंग फ्रॉड या स्कैम। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम लाइन अप किया हुआ है और मैं आपसे मिलूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ दुनिया भर से बहुत ही अमेजिंग स्टोरीज, कुछ मज़ेदार मालूमात। तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे मिल रही हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। 3 स्टोरीज़ हैं जो कि हमने बहुत सारी पढ़ के उनमें से छांट के 3 निकाली हैं कि ये ज़रूर आपको मज़ा आएगा सुन के। तो मुझे बताइए कि हम लोग अक्सर ना बड़े इंप्रेस होते हैं इसके इतने लंबे बाल, इसके इतने खूबसूरत बाल। तो खूबसूरत और लंबे बालों पर एक बड़ी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन है, बल्कि कहानी है मेरे पास। एक खातून है, वहाँ रहती हैं न्यू दिल्ली में, यूपी में, इंडिया में। उनका नाम है समीता श्रीवास्तव। समीता को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम आया। आपको पता है उनके बाल कितने लंबे हैं? उनके बाल हैं 7 फीट 9 इंचेस, तकरीबन 7 फीट 9 इंचेस, हाँ तकरीबन 8 फीट लंबे बाल हैं खातून के। कहती हैं कि उन्होंने आखिरी बार अपने बाल 14 साल की उम्र में काटे थे, यानी कि जब वो टीनेजर थी उस वक्त काटे उन्होंने। उसके बाद उन्होंने 32 सालों में आज तक दोबारा अपने बाल नहीं काटे। और मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही वियर्ड है, एक अजीब सी बात है। 20 साल पहले ना उनके बाल झड़ना शुरू हो गए। वो बड़ी घबरा गई, उन्होंने कहा मैं तो अपने बाल फेंकना ही नहीं चाहती। तो उन्होंने क्या किया कि जब जब नहाती हैं और अपना बालों को कंघा करती हैं तो जितने बाल जमा होते हैं उनको अपने पॉलीथीन बैग्स में जमा करती हैं, और उनके पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन बालों का जमा हो गया है जो कि पिछले 20 साल से वो जमा कर रही हैं। तो ना सिर्फ उनके बाल बहुत लंबे हैं, उनके बालों का कलेक्शन भी उनके साथ मौजूद है, क्योंकि कहती हैं कि मुझे अपने बाल प्रिजर्व करने हैं। वो कहती हैं कि उनको जो है वो अपनी सबसे पहले उनको इंस्पिरेशन मिली अपनी अम्मी से, अपनी बहन से, क्योंकि फैमिली में सबके बाल लंबे हैं। और फिर उनको ये जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस होती हैं तो लंबे बालों का जो ऑब्सेशन है उसकी वजह से उनका नाम आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया है फॉर हैविंग द लॉन्गेस्ट हेयर। दूसरी स्टोरी हमारे पास दुनिया के एक अजूबे के मुतालिक। अजूबा ये नेचुरल अजूबा है, किसी ने बनाया नहीं है, मैन मेड अजूबा नहीं है। ये आयरलैंड एक मुल्क है, वहाँ पे एक वो है जज़ीरा है जिसको एरन आइलैंड्स कहा जाता है। उस जज़ीरे में एक कुदरती स्विमिंग पूल की तरह की शक्ल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुदरती है वो, मतलब नेचुरली वो इस तरह से कार्व हुआ कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल लगता है। वो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल अकल हैरान है कि क्योंकि आमतौर पे इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर होता है तो वो स्टोन कटिंग के बाद होता है, वो ऐसे नेचुरल नहीं डेवलप होता। लेकिन जनाब ये नेचुरल स्विमिंग पूल है। इसकी जो है लंबाई जो है वो 25 मीटर है, चौड़ाई इसकी 20 मीटर है, और इसकी जो डेप्थ है, मतलब स्विमिंग पूल की जो वॉल्स हैं वो 10 से 20 मीटर तक उनकी गहराई है, और ये सीधा नीचे समंदर की तरफ जाता है। यहाँ पे बड़े लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट तक पैदल चल के आना पड़ता है, यहाँ गाड़ी नहीं आती। तो लोग यहाँ पे विज़िट करने आते हैं क्योंकि इतनी हैरान को नहीं ये चीज़ है, इसको देखने में लोग ज़रा लोगों के लिए एक अजूबा ही है, लोगों को बड़ा मज़ा आता है ये देखने में। और दूसरा ये कि 2014 और 2017 में रेड बुल का जो है वो क्लिफ डाइविंग जो इवेंट है वो भी यहाँ मुनक्कद कराया गया था। क्लिफ डाइविंग क्या होती है कि आप चट्टान पे से कूदते हैं पानी में। तो ये जो है वो 2014 और 2017 में रेड बुल का क्लिफ डाइविंग जो क्या था वर्ल्ड सीरीज़ है उसकी मेज़बानी जो है वो आयरलैंड ने ही की थी। तो अच्छा, इस जगह इसको एक और चीज़ है कि इसको ना द वर्म होल भी कहा जाता है इस स्विमिंग पूल को, या सर्पेंट लेयर भी कहा जाता है। वर्म होल और सर्पेंट कहते हैं अजदह को, लेयर जहाँ वो रहता है, तो वर्म होल या सर्पेंट लेयर भी कहा जाता है। और ये इनिशमोर में वाक़ है। बस बहुत हो गई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। लेट्स मूव टू द अदर स्टोरी। आखिरी कहानी, आप लोगों ने ऊँट तो देखा है, ऊँट ही की टाइप का एक और जानवर होता है जिसे कहते हैं लामा। और लामा इज़ नॉट नोन फॉर जंप करने के लिए हम सब जानते हैं, बड़ा क्यूट सा एक जानवर है कैंगरू बड़ी हाई जंप करता है। लेकिन लामा जो है वो उसने एक बहुत ही ऊंची छलांग लगा के दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया। इटली का एक किसान है जिसने ये लामा पाला हुआ था, और लामा का नाम है बोटिंग डिओरो। अच्छा, तो क्या हुआ कि उसने ना किसान ने नोटिस किया कि जो मेरा लामा है ये छलांग लगाता है। तो उसने थोड़े दिन बाद इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसको प्रैक्टिस करवानी शुरू की। और जनाब ये प्रैक्टिस करते करते लामा इतना मंझ गया छलांग लगाने में कि उसने एक प्रोग्राम में लाइव टीवी शो पे 4 फीट 3 इंच ऊंची छलांग लगाई, और जिसकी वजह से इसने भी एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। तो वेल डन लामा, आपने जो है वो अपना भी नाम रोशन किया, अपने इलाके का भी किया, अपना जो मालिक है उसका भी किया। तो ये जो है बड़ी अमेजिंग सी बात है। और इन चीज़ों से ना एहसास होता है कि कोई भी चीज़ कभी भी आपको हैरान कर सकती है, कोई भी जानवर, कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसेक्ट आपको कभी भी हैरान कर सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज ये 3 मज़ेदार कहानियों के साथ
हमने सोचा कि आपसे शेयर करें और अब हम इसको लेट्स मूव ऑन टू द अदर सेगमेंट। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी शेफ साइमा के किचन में और जानेंगे कि जो इतनी सारी सब्जियाँ रखी हुई हैं उससे आज क्या बनने जा रहा है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ शेफ साइमा के किचन में और उनसे जानते हैं कि आज क्या बन रहा है, क्योंकि मैं आधा तो मैं गेस कर चुकी हूँ, बाकी हम इनसे खुद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आविश, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा जब इतनी सारी सब्जियाँ कटती हैं और चिकन क्यूब में होती है तो तुक्का लगाना मुश्किल नहीं है। नहीं, हाँ बिल्कुल, तो तुक्का आप लगाएं। लेकिन चाइनीज डिश ही बन रही है कोई ना कोई, बिल्कुल लेकिन एग्जैक्ट क्या बन रहा है? आज हम स्वीट एंड सावर चिकन की रेसिपी सिखाएंगे और इसके साथ ही मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था, तो आज मैं गार्लिक फ्राइड राइस की रेसिपी भी बता दूंगी आप लोगों को उसके साथ सर्व करने के लिए। अरे वाह, जबरदस्त। इतनी सारी प्याज जो कटी हुई है। जी, प्याज भी जाएगी क्योंकि आपको पता है वेजिटेबल इसमें काफ़ी ज़्यादा जाती है। चाइनीज़ की कोई भी अगर हम रेसिपी देखें ऐसे तो सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे भी, इंग्रेडिएंट्स भी बताएंगे और मेथड भी बताएंगे और कुछ और भी टिप्स मैं साथ साथ देती चलूँगी। लेकिन ये बताइए इससे पहले कि आज जो है हमारे यहाँ का मौजू क्या है? आज शो का मौजू जो है बड़ा मौजू है। हाँ। हमारे हरकतों की वजह से। अब मैं बताती हूँ क्या हरकतें। दोनों मौजू बड़े मजेदार हैं। मैंने शुरू में बताया भी था। एक तो यार हमारी आंखों के मसले और स्पेशली ये जो छोटे बच्चे हैं सारा वक्त गेमिंग करते रहते हैं और आंखें उनकी ड्राई होती रहती हैं, तो वो भी मैं पूछूंगी डॉक्टर साहब से। तो एक हाँ, जो डॉक्टर आ रहे हैं वो आंखों के मसलों पर बात करने आ रहे हैं, स्पेशली बच्चों की आंखों। और दूसरा मौजू तो बड़ा ही खतरनाक है, जो कि आपके पास कभी कॉल आई है? मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बात कर रहा हूँ, या आप अपना बैंक का OTP बताइए, है ना? तो मौजू यही है कि ये जो बैंक स्कैम्स हैं। हाँ, तो आज बड़े इम्पोर्टेंट, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक। बिल्कुल। तो अब हम इंग्रेडिएंट्स अपने यहाँ पे बता देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर इस वक्त जो है वो 600 ग्राम चिकन क्यूब्स में ले ली है, कटा हुआ है। यहाँ पे बोनलेस चिकन 600 ग्राम के बराबर है। पहले हम चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे और फिर हम दूसरी तरफ इसका सॉस रेडी करेंगे, ठीक है? तो चिकन की मैरिनेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम चिकन ले ली है। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून के बराबर ही मैं काली मिर्च शामिल करूँगी और 1 टीस्पून ही मैंने गार्लिक पाउडर ले लिया है। इसके बाद मैं इसमें 1 अंडा डालूँगी, ठीक है? अंडा डालने के बाद इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर डालूंगी। कॉर्नफ्लावर डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है और 15 to 30 मिनट्स आप इसको मैरिनेशन के लिए साइड पे रख दें, ठीक है? उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। डीप फ्राई कर लीजिए या शैलो फ्राई कर लें, लेकिन अगर आपको अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए तो अप टू 3 to 4 मिनट्स, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना। आज हमारे पास चिकन ब्रेस्ट है तो मैं इसमें और भी एहतियात करूँगी ताकि इसके जूसेस इंटैक्ट रहें। मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाऊँगी, 3 to 4 मिनट्स, दैट्स इट। ये हो जाएगी अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं, ठीक है? शैलो फ्राई में भी आपको फिर ये एहतियात करनी है कि एक तरफ जब कलर आपको लगे कि आ गया है, 2 मिनट्स के बाद आपने अपनी चिकन को पलट देना है, चिकन क्यूब्स को पलट देना है और दूसरी तरफ से भी कलर देना है। 3 to 4 मिनट्स घड़ी देखते रहें और फिर आप इसको निकाल लें। मीडियम आंच पे हमने फ्राई करना है। ऑयल हम हाई हीट पे गरम करेंगे, मगर फ्राइंग हम मीडियम पे करेंगे ताकि वो अंदर से कुक भी हो जाए, ठीक है? एक हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। सही है। दूसरा स्टेप हम आएंगे स्वीट एंड सावर चिकन की सॉस के पास। अच्छा, अब वो सॉस के अज्जा ये हैं इस वक्त कि मैं एक बोल में तकरीबन 1/2 से 1/3 कप के करीब टोमेटो केचप मैंने लिया है। यहाँ पे 1/2 कप मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी, 1/4 कप मैं इसमें ब्राउन शुगर ऐड करूँगी, ठीक है? ब्राउन शुगर जाएगी। फिर मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और सिरका ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि स्वीट एंड सावर है तो सावरनेस के लिए हम इसमें सिरके का इस्तेमाल करेंगे।
सॉस के तमाम अज्जा को हम एक प्याले में मिक्स करेंगे और प्याले में मिक्स करने के बाद उसमें जो है मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी अगर मुझे ज़रूरत लगेगी, अगर नहीं लगेगी तो मैं स्किप करूंगी नमक को। और फिर मैं उसमें जो है अपना जो कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है, कॉर्नफ्लावर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, आप 2 टेबलस्पून पहले लेकर उसको हल्का सा पानी में घोल लें, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको सॉस में शामिल कर लें वहीं पे, यानी अभी हमने कुक नहीं करना है कुछ भी, ये सारा प्रोसेस हम एक बोल में कर रहे हैं। उसमें शामिल करने के बाद सॉस में उसको अच्छे से विस्क कर लें ताकि कोई भी लम्प्स बाकी ना रहें कॉर्नफ्लावर के। और फिर हमने ये करना है कि अपने एक पैन में, कढ़ाई में चूल्हा गरम करके पैन को गरम करना है। फिर उसमें हम 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद जब ज़रा सा ऑयल गरम हो जाए तो 2 चम्मच भर के हमने इसमें क्रश लहसुन का इस्तेमाल करना है। क्रश लहसुन डालेंगे जी, बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन जी, या क्रश या चॉप्ड कर लें आप उसको, जो आपके लिए आसानी आप वो करें, लेकिन पिसा हुआ लहसुन पिसा हुआ ना नहीं। डालें। पिसा हुआ लहसुन रिकमेंडेड नहीं होता चाइनीज़ खानों में, स्पेशली सॉसेस बनाते हुए। याद रखिए लहसुन हमेशा क्रश्ड या चॉप डालें, वो फ्रेश भी होता है, उसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी आती है। जब वो ऑयल में उसकी एक फ्रेगरेंस एरोमा आना शुरू हो जाए तो फिर आपने अपनी सॉस उसमें डाल देनी है, ठीक है। और सॉस डाल के तेज़ी से उसको विस्क करना है। साथ ही जो चिकन है वो मैं शामिल कर दूंगी जो हमने कोट करके फ्राई कर ली थी, ब्राउन चिकन, ठीक है, वो शामिल करूंगी। उसको शामिल करने के बाद ही यहाँ पर 2 किस्म की वेजिटेबल्स मैं ले रही हूँ। 2 शिमला मिर्च है, इसको मैंने क्यूब में काट लिया था, और तकरीबन 2 अदद प्याज है, ये ज़रा बड़ी प्याज है, मैं इसमें से थोड़ी कम डालूंगी। आप तकरीबन 2 मीडियम साइज़ प्याज ले लें 600 ग्राम के लिए। उसको भी मैं अपनी सॉस में ऊपर से शामिल करूँगी। कोई फ्राइंग नहीं करनी है वेजिटेबल्स को, क्योंकि हमने खिली खिली वेजिटेबल्स रखनी है, क्रंची रखनी है। हमारी सॉस इतनी गर्म होगी, चिकन गर्म होगी कि जब वेजिटेबल्स उसमें जाएंगी, हम मिक्स करेंगे, चूल्हा टर्न ऑफ करेंगे, ये पक चुकी होंगी, भाप से पक चुकी होंगी। दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने तो ग्रीन कैप्सिकम ली है। आपके पास अगर रेड एंड येलो हो तो आप वो भी प्लीज़ इस्तेमाल करें, उससे बहुत अच्छा कलर आता है जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, स्वीट एंड सावर चिकन, ठीक है। तो आप उसमें हाफ ग्रीन ले लें, हाफ येलो ले लें, हाफ रेड ले लें। अपनी चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से आप कैप्सिकम का इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और बात, स्वीट एंड सावर चिकन जो ज़्यादातर बाहर रेस्टोरेंट्स में भी मिलती है, उसमें पाइनएप्पल का भी इस्तेमाल होता है, पाइनएप्पल चंक्स का और पाइनएप्पल जूस का। तो मैं यहाँ पे इस वक्त इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अक्सर लोगों के घरों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वो लोग पाइनएप्पल फ्रूट्स जो हैं वो ऐसे सेवरी डिशेस में खाना नहीं चाहते हैं। बट अगर आप डालना चाह रहे हैं आप डालें, मैं आपको उसका भी तरीका बता देती हूँ। तो फिर शक्कर कम करेंगे ना? नहीं, उसमें सॉस की तमाम यही इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। उसका जो पाइनएप्पल का पानी होगा ना, हम कॉर्नफ्लावर स्लरी उसमें बनाएंगे। फिर कॉर्नफ्लावर स्लरी को पाइनएप्पल जूस में जो कैंड पाइनएप्पल आता है वो आपने ले लिया, चंक्स वाला। पूरा प्रोसेस आपने यही करना है। हाफ कप आपने वो पाइनएप्पल भी ऐड करने हैं, पाइनएप्पल्स भी आखिर में ही डालिएगा, कुक नहीं करना है कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट को। और उसके जूस में हम कॉर्नफ्लावर स्लरी बनाएंगे और उसको हम ऐड कर देंगे अपने सॉस में। बेहतरीन सॉस बनेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। मुझे पाइनएप्पल चंक्स बहुत पसंद है स्वीट एंड सावर में, बट यूजुअली घर वालों को नहीं पसंद होता है, तो इसलिए मैंने आज यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की हैं। आप लोग घर में ज़रूर इस्तेमाल करें, हमें बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ माविश बताना चाहूँगी कि बहुत सारा दफ़ा हमें ये होता है कि हम घर में कोई दावत रख रहे हैं और हम मेन्यू अपना सिलेक्ट करते हैं कि हम चाइनीज़ कुकिंग करें आज, ठीक है। चाइनीज़ का मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चाइनीज़ डिशेस हैं उनकी ख़ास बात ये है कि ये फ्रेश प्रिपेयर की जाती हैं,
इनकी वेजिटेबल्स वगैरह आप सब काट के रख लें। फ्रेश कुकिंग और फ्रेश सर्विंग है, ठीक है। आप ऐसा करें, वो अगर प्रिपेयर करना चाह रही हैं तो स्टार्ट कर दें। अच्छा सही है, ठीक है, ठीक है, मैं बताती हूँ। प्रिपरेशन भी तो नहीं, मैंने गार्लिक राइस का भी बताया। पहले क्या करना चाह रही हैं? मैं पहले ये जो बात अपनी कंप्लीट कर लूँ, फिर हम शुरू करते हैं, फिर मैं गार्लिक राइस भी बता दूंगी। अच्छा ठीक है, टाइम है हमारे पास, क्योंकि अच्छा सही है। तो फिर मैं पहले ये बता दूं या मैं अपनी बात भी साथ साथ बताती रहती हूँ? करती जाए ना, अभी ये बस सब देखते जाएंगे। यहाँ पे मैं अभी इस वक्त 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च डाल रही हूँ, ठीक है। और 1 टीस्पून ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गार्लिक पाउडर, ठीक है। गार्लिक पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक से मुझे थोड़ी सी वो होती है, तो मैं 1 टीस्पून ही ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च मैंने कम ऐड की है। अच्छा, आखिरी क्या है? बच गया। ये मैंने रखा है राइस के लिए, ये सफ़ेद मिर्च है हमारे पास। 1 टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इस वक्त मैंने 1 टीस्पून यहाँ ऐड कर दिया, 1 टीस्पून मैं सॉस में ऐड करूँगी। फिर मैं यहाँ पर एक अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडा मैंने पूरा शामिल कर दिया है, और अंडा शामिल करने के बाद मैं इसमें जो है 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून के बराबर, जितनी मेरी कंसिस्टेंसी में चेक कर लूँगी, कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। मैं चेक करूँगी कि ये इतना है कि कोटिंग हो गई है इसकी अच्छे से, फिर हम इसको फ्राइंग की तरफ करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं अपनी बात कंटिन्यू जी मैं कर रही हूँ, साथ साथ मैं इसकी मिक्सिंग भी कर देती हूँ ताकि मुझे मैरिनेशन का टाइम मिल जाए। अच्छा, मैं घर वालों के लिए ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि बहुत सारी कुकिंग हो जाती है और आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, घर में बहुत सारे चूल्हे भी नहीं अवेलेबल होते। सही बात है। तो उसका तरीका आसान मैं आपको समझाती हूँ कि आपने अपनी सॉस रेडी करके अलग रख लेनी है बोल में, कुकिंग नहीं करनी सॉस की, ठीक है। और आपने कोटिंग करके चिकन फ्राई करके रख लेना है अलग से। सॉस आपके पास आ गई, चिकन आ गई, आपकी वेजिटेबल्स भी आपने, क्योंकि कुकिंग तो फ्राइंग तो करनी नहीं है, वो भी काट के रख लिया। अब जिस वक्त आपका सर्विंग टाइम है, डिनर टाइम, लंच टाइम, आप उस वक्त असेंबलिंग करें सारी चीज़ों की। तीनों को आपने फटाफट झटपट 2 मिनट में आप अपनी सॉस डालेंगे, गार्लिक आपका वो होगा, फ्राई होगा, जी बिल्कुल। तो आपकी जो है 80% कुकिंग डन हो चुकी होगी। लेकिन अगर आपने अपना फ्रेश खाना दिखाना है तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप पहले से कुक करके रख देंगे, मेहमान नहीं आ रहे, और हमारे तरीका ये होता है कि हम बार बार हर चीज़ को इतना गर्म करते हैं कि उसकी जितनी भी अफादियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये मैं एक बात शेयर करना चाह रही थी, बिल्कुल। और चाइनीज़ खाने अगर आपने अच्छे फ्रेश प्रिपेयर करके खूबसूरत नहीं दिखाए तो उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। सही है। तो ये बात मैं शेयर करना चाह रही थी। अच्छा, अब इसके बाद आप जो भी करेंगे हम फिर ब्रेक ले सकते हैं क्या, या आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, एग फ्राइड राइस के बारे में भी बताना था। अगर हम बीच में अपना कैमरे को करेंगे तो मैं वो प्रोसेस। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है इस वक्त 2 कप के बराबर चावल उबाल के रख लिए हैं, ठीक है। और आज चूंकि हम गार्लिक फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं, तो गार्लिक फ्राइड राइस के लिए खूब सारा मैंने यहाँ लहसुन ले लिया है, ठीक है। अब ये चावल ऑलरेडी बॉइल्ड है, तेल गरम करेंगे। तेल गरम करके थोड़ा सा ही 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून आप ऑयल डालें। ऑयल में आपने 3 टेबलस्पून भर के लहसुन डालना है। लहसुन की जब खुशबू आएगी तो राइस शामिल करने हैं। राइस भी तेज आंच पे सब हो रहा है, ये स्टर फ्राई होगा तेज आंच पे ही। उसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च डालनी है, 1 चम्मच नमक डालना है, 1 टेबलस्पून हम सोया सॉस ऐड करेंगे राइस में आज, ठीक है। उस दिन नहीं हमने ऐड किया था। 1 टेबलस्पून हम सिरका डालेंगे राइस में, और फिर हम लोग 3 अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग बना लेंगे अलग से बना लें, या जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एग फ्राइड राइस बनाना सिखाए थे, आप सेम वो प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हैं। चाहे तो अंडे ना डालें? नहीं, अंडे डालें, अंडे अच्छे लगेंगे, क्योंकि अंडे हमने फेंट के बना लिए, स्क्रैम्बल कर लिए, जी ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार हो गई हैं। अंडा आपने ऊपर से शामिल करना है, और आखिर में 1 कप के बराबर भर के आपने ग्रीन अनियन डाल देने हैं, चॉप कटा हुआ। और ढक्कन ढक देना? नहीं, नो ढक्कन ढकना। नो ढक्कन, उसका इंतकाल नहीं कराना। जी, उसको हमने कोई दम शम नहीं लगाना है, वरना उसका दम निकल जाएगा। आपने सिर्फ जो है स्टर फ्राइंग करते करते ही सारी चीज़ें तेज आंच पे मिक्स की, चूल्हा बंद किया,
डिश आउट किया और सर्व किया। सही। चावल बगैर नमक के बॉईल किए? मैंने बगैर नमक क्योंकि के आपने बॉईल बताया था किए। बगैर नमक के। जी, क्योंकि हम सोया सॉस वगैरह ऐड करेंगे तो वो उसमें अच्छा सा नमक का फ्लेवर आ ही जाएगा। अब आप ब्रेक ले सकती हैं, मैं अपना प्रोसेस, आप अपना काम करें और हमारे लिए मजेदार सा खाना रेडी करें। क्यों, देखें अल्लाह करे कि मजेदार बन जाए। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मेरी आपसे, मैं जो आपको क्या अभी बताया था ना, आंखों के हवाले से मुलाकात करवाऊंगी। आपने कहीं नहीं जाना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये और यकीनन आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद साबित होगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी मेरे साथ जो एक डॉक्टर साहब को मैंने मदऊ किया है, उसके लिए बहुत अरसे से, एक तो मैं डॉक्टर साहब के बहुत अरसे से उनके मैं फॉलोअप कर रही थी, फाइनली उन्होंने हमें टाइम दिया। और जो टॉपिक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबके घरों में बच्चे हैं, बल्कि बच्चे क्या, हम सब भी कोई ना कोई आंखों के अमराज का शिकार होते रहते हैं। और आंखों का अमराज या आंखों की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आमतौर पर हम इग्नोर करते हैं। रेड आई हो रही है, खुजाए जा रहे हैं, बच्चा बिल्कुल स्क्रीन को करीब से देख रहा है, इग्नोर कर रहे हैं, खुद ब्लर नजर आ रहा है, यहाँ से कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा पीछे करके एडजस्ट कर रहे हैं इस खौफ से कि मुझे चश्मा ना लग जाए। बहुत सारी मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, और कितना ये ज़रूरी है टू एड्रेस योर आइज़, क्योंकि बिनाई अल्लाह ना करे आपकी चली गई या आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये ज़िंदगी भर बहुत मुश्किलात का आपको शिकार होना पड़ता है। तो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर दिस सेगमेंट, डॉक्टर शर्जील। शर्जील साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला लेकिन फाइनली निकाल लिया। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैं आपको अभी जिक्र कर रही थी कि हम आमतौर पे अपनी आंखों को, हालांकि कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, मगर हम इग्नोर करते हैं। तो आज लेकिन हम पर्टिकुलरली बात करेंगे बच्चों के आंखों के अमराज पे। तो ये बताइए कि बच्चों में कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम देखते हैं आमतौर पर? देखिए, बच्चों में जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो एक रिफ्रैक्टिव एरर भी है, ठीक है, जिसको जो है ना पेरेंट्स भी रिफ्रैक्टिव एरर जो कि नज़र की कमज़ोरी के हवाले से या उनकी आंख में कोई चश्मे का नंबर हो। अब यूजुअली ये होता है कि जब बच्चे इस तरह की कोई कंप्लेन अगर करते हैं अपनी स्कूल गोइंग एज में अपने पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चे बड़े इम्प्रेस हो गए हैं ग्लासेस के साथ, उनके अपने किसी कुलीग का जो है ना या किसी फ्रेंड का ग्लासेस है तो वो बड़े इम्प्रेस होते हैं। बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ने किया था, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था और वहाँ गई और उसने अचानक से पढ़नी शुरू कर दी चीजें, तो हमें पता चला कि उसको सिर्फ ग्लासेस का शौक है। बिल्कुल, तो ऐसा भी होता है। तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं उनको शौक हो रहा था इस वजह से, लेकिन समटाइम जेन्युइन कंप्लेंट्स होती है, तो ये बड़ा एड्रेस करना जरूरी होता है। अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है तो उसको लाइटली ना लें। एक रिफ्रैक्टिव एरर, एक नजर चेक कराने से उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका एक दफा मुआयना जरूर इस कंप्लेन के साथ हो जाए। जैसे ही स्कूल गोइंग एज स्टार्ट होती है तो बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर का एलिमेंट आता है, बिकॉज उनका काम बढ़ जाता है, लिखने पढ़ने का काम बढ़ जाता है। तो अगर उनका कोई ऐसा रिफ्रैक्टिव एरर जो पहले से हल्का हल्का चल रहा होता है वो वर्सन हो जाता है, तो उसके लिए एक दफा आई का चेकअप करा के ये क्लियर कर लेना चाहिए कि उनकी जेन्युइन कंप्लेन है या बच्चा वैसे ही इसको शौकिया तौर पे वो उसको सोच रहा था कि मुझे चश्मा लगना चाहिए। अच्छा, और ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि बच्चा करीब से देख रहा है? अब बच्चे जब आते हैं तो वो यूँ कहते हैं कि बाबा हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें जो है ना स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा, या ये कि हमें जो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं, या स्कूल से ये कंप्लेन आती है कि बच्चा जो है ना कमज़ोर है लिखने में पढ़ने में, मतलब वीक होता जा रहा है। अच्छा, पेरेंट्स का भी होता है कि यार अगर चश्मा लग गया तो फिर अब ये नहीं उतरेगा, ये भी एक हम चश्मे से डरते हैं ना। हाँ, जो वो कहते हैं नहीं हमारे बच्चे को एक दफ़ा चश्मा लग गया तो फिर तो ये उतरेगा नहीं। तो अगर उसको चश्मे की ज़रूरत है तो फिर तो उसको चश्मा लगाना है ना, फिर तो चश्मे के बगैर तो बच्चा और वीक हो गया। आपने एक बहुत खुशाइन बात बताई थी कि कभी कभी चश्मा उतर भी जाता है। चश्मा इन सेंस कि देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नंबर हल्का सा प्लस में होता है, और ये प्लस का नंबर जी, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं कमजोर बीनाई के साथ, कमजोर बीनाई के साथ नहीं, वो उनका अंडर डेवलपमेंट आई होती है, तो अंडर डेवलप होने की वजह से उनका नंबर हल्का सा प्लस में होता है। लेकिन जैसे उनकी एज बढ़ती चली जाती है, 8 to 10 ईयर्स में जाके उनके नंबर स्टेबल हो जाते हैं और वो ई में ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब उनका नंबर खत्म हो जाता है, उनका नंबर कोई नहीं रहता। ऐसे ही में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आई की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है और वो मायोपिक शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब उनका नंबर माइनस में आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को पहले भी हो जाता है, कुछ लोगों को 5 to 7 ईयर्स के बाद हल्का हल्का मायोपिया स्टार्ट हो जाता है। मायोपिया आप किसको कहते हैं? मायोपिया जिनका नंबर माइनस में होता है, और माइनस नंबर यानी कि आपको
जिसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। सही है। तो नियर साइटेड, दूर की नजर कमजोर है तो प्लस में नंबर है। असल में ये लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दूर के जो भी बच्चों की जो रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं वो दूर और करीब दोनों के लिए होते हैं। अच्छा। हाँ, फार साइटेडनेस का मतलब है उनकी, जैसे लोग मायोपिया है जिसको कहते हैं नियर साइटेडनेस, कि नियर साइटेडनेस में उनको करीब का नजर आता है, दूर का नजर नहीं आता। और जो हाइपरमेट्रोपिया उसमें मतलब ये कि फार साइटेडनेस इसमें दूर का नजर आता है, करीब का नजर नहीं आता। तो बड़े इसमें इश्यूज हैं। तो इसका अहम चीज़ ये कि बच्चों में जो भी ग्लासेस होते हैं वो दूर और करीब दोनों के लिए पहने जाते हैं। उसमें ये नहीं होता कि वो बच्चे करीब के लिए उतार लें या दूर के लिए उतार लें, करीब के लिए देख लें, जो बड़ों में होता है। जी, बड़ों में जो होता है, जो 40 के बाद जो प्रेस बायोपिक एज आती है जिसमें करीब के चश्मे की जरूरत होती है, वो करीब के लिए होता है। जिन लोगों ने चश्मा नहीं भी लगाया हुआ होता पूरा 40 ईयर्स के बाद उनको प्रेस बायोपिया डेवलप होता है, इसके वजह से उनको करीब में चश्मा लगाना पड़ता है। अच्छा, ये भी आप बताइए कि 40 के बाद आपको जरूर अपनी आईसाइट चेक करवानी चाहिए? आइडियली करानी चाहिए। और वो तो खुद ही जो लोग जैसे कोई एग्जीक्यूटिव या जिसका कोई बैंकर है या जिसका काम नियर वर्क का बहुत ज़्यादा है, उसको वो कंप्लेन शुरू हो जाती है कि मैं जिस ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे अपना रीड कर रहा था वो अब मुझे थोड़ा पीछे करके पढ़ना पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है और मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, हेडेक होता है। तो दैट मीन्स अब वो प्रेस बायोपिक एज में आ गया, तो उसको आइडियली नंबर दे के उसको वो क्लैरिफाई करना चाहिए। क्योंकि लोग ये कहते हैं एक दफ़ा चश्मा लग जाएगा तो यार अब तो हमें लगा, तो उसको खींचते रहते हैं। अच्छा, और जो करीब की नज़र आपकी कमज़ोर होती है तो क्या ये एज के साथ साथ और कमज़ोर होती जाती है, या अगर आपने शुरू में चश्मा लगा लिया तो ठहर सकते हैं? इसमें ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर प्रोग्रेसिव मायोपिया जैसे एक होता है, उसमें होता है कि नंबर शुरू में 1 था और जाके बाज़ दफ़ा लोगों में, जिसको हम पैथोलॉजिकल भी कहते हैं, जिसमें कोई बीमारी ऐसी होती है जो कंटिन्यू चलता रहता है, -10, 11 तक भी चले जाते हैं नंबर। लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि नंबर स्टेबल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो -2 या -3 तक जाते हैं। तो क्योंकि आपकी जैसे बॉडी की ग्रोथ हो रही है तो आई की भी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव मायोपिया। मतलब एक प्रोग्रेसिवली आपका चश्मे के नंबर चेंज हो, एवरी ईयरली चेक होने चाहिए बच्चों के नंबर। सही। अच्छा, एवरी ईयरली बच्चों के नंबर चेक होने चाहिए अगर उनको रिफ्रैक्टिव एरर, अगर उनको रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है तो एटलीस्ट एक दफ़ा ये चेक होके हो जाए कि भाई बच्चे की आंख में कोई नज़र की कमजोरी का कोई मसला नहीं है, बच्चा वैसे यूजुअली कंप्लेन कर रहा था कि उसको धुंधला नजर आ रहा है। सही। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे ड्राई आईज होती हैं या बच्चे आंखें खुजा रहे होते हैं, और जैसे ये भी मौसम सर्दियों का आता है तो अक्सर बच्चों की इच, टीयरी आईज, तो ये जो एलर्जीज होती हैं, तो एक आम हमारे घरों में ख्याल होता है कि आंखों में गुलाब का अर्क डाल लो, तो इस पे कुछ रोशनी डालिएगा। इसमें देखें, ये जो है ना, जो बच्चों में एलर्जीज या बड़ों में भी एलर्जीज का एलिमेंट होता है, वो यूजुअली सीजनल होता है कि या तो आपका विंटर आएगा तो स्टार्ट होता है, या फिर समर का जो पीक सीजन होता है उसमें एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें रेड आई होने लगती है, और जब वो रब करते हैं तो आई और रेड हो जाती है और डिस्चार्ज भी हल्का हल्का आने लगता है। देखिए, एक तो होता है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, उसमें एलर्जी होती है जिसकी वजह से यूजुअली वो समर में होती है। लेकिन अब जब सर्दियाँ आती हैं तो ब्लेफराइटिस इज़ वेरी कॉमन। उसमें क्या होता है कि पलकों पे डेंड्रफ जो है ना, क्योंकि डेंड्रफ होती है स्कैल्प पे भी, तो पलकों पे डेंड्रफ जमा होना शुरू हो जाती है। जब जमा होती है तो वहाँ पे छोटे छोटे आंसू के ग्लैंड्स होते हैं, वो सोलन अप हो जाते हैं और बच्चों को आई में मतलब ड्राइनेस का एलिमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जहाँ से ग्लैंड्स जो कि सप्लाई कर रहे होते हैं, आपके आंसू को मेंटेन कर रहे होते हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो उसकी वजह से बच्चे जो है ना ड्राइनेस की वजह से ज़्यादा रब करने लगते हैं और फिर उनके पलकों पे दाने भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा कॉमन होता है, स्पेशली विंटर में। विंटर में ब्लेफराइटिस बहुत कॉमन होता है, जो डेंड्रफ की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज होती है। और समर में आपका एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है, जिसमें समर वेदर में हीट और उसकी वजह से बच्चे खेलने कूदने की वजह से कुछ लोगों में एलर्जी बड़ी कॉमन हो जाती है। तो ये अर्के गुलाब, शहद आंखों में लगा लेना, सुरमा लगाने का हल है? असल में टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए ट्रीटमेंट ये है कि आइडियली एंटी एलर्जी ड्रॉप्स दिए जाएं, और इनिशियली अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो किसी माइल्ड स्टीरॉइड से स्टार्ट करके उसको टेपर ऑफ किया जाए। क्योंकि मेन ये होता है, जो कमर्शियली अवेलेबल ड्रॉप्स होते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज्ड इन्वायरमेंट में तैयार किए जाते हैं। अब ये जो ड्रॉप्स होते हैं, इनकी जो बॉटल्स होती हैं वो मयारी भी नहीं होती, उनकी स्टरलाइजेशन का भी मेंटेन नहीं होती। तो बेहतर ये होता है कि ऐसे ड्रॉप्स जो कमर्शियली अवेलेबल हों वो कम से कम प्रिजर्वेटिव्स के साथ होते हैं, तो उनके अंदर प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या प्रिजर्वेटिव फ्री भी होते हैं, तो वो प्रॉपर स्टरलाइज्ड इन्वायरमेंट में तैयार किए जाते हैं। टोटकों से परहेज करें। हाँ, तो ये कि वो लोगों का बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है, या तो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कहते हैं कि भाई बच्चे की आंख लाल हो रही है, वो उठा के इनको या तो कोई स्टीरॉइड दे देता है, किसी
प्रोडक्ट का नाम बताना मुनासिब नहीं, लेकिन जनरली बता रहा हूँ कि लोग या तो स्टीरॉइड देते हैं या अर्के गुलाब का तो बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, बड़ी बड़ी फैमिलीज आके कहते हैं हम तो अर्के गुलाब डालते हैं। तो अर्के गुलाब का भी आपको नहीं पता कि वो जो अर्के गुलाब किस तरीके से तैयार हो रहा है और उसकी बॉटल की क्या कंडीशन है। तो इट्स बेटर कि वो एक प्रॉपर कमर्शियल डॉक्टर को दिखाए और उसकी जो तशखीस करने के बाद जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो उसको रेकमेंड कीजिए। हाँ, हमें आदत है ना, हम जितने डॉक्टर्स आते हैं हम यही बात कर रहे होते हैं कि हर कोई या तो सेल्फ मेडिकेशन करता है या हमने जो वो फार्मासिस्ट, बल्कि फार्मासिस्ट भी नहीं होता, दुकानदार होता है, उसको हमने उसी को अपना मसीहा समझा है, वही बताता है और अक्सर सही भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये हम सबका ही मसला है और बच्चों का भी है, खासकर स्क्रीन टाइम, क्योंकि ओवर पास्ट फ्यू इयर्स बल्कि 10 सालों में इस कदर ये बढ़ चुका है कि अब तो बच्चे तो सारा दिन, अच्छा अक्सर स्कूल्स में भी बीच में जैसे ऑनलाइन पढ़ाई आ गई थी, तो बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत एक्सेसिव हो गया है, कभी जेन्युइन रीज़न से कभी गेमिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या असरात होते हैं? देखिए, जब से डेफिनेटली ये कोरोना हुआ उसके बाद से स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा हो गया और बच्चा अब मजबूर होने के पे भी आपको मोबाइल या अपना उनको लैपटॉप्स या टैब देना पड़ते हैं। जितना ये लोग बच्चे स्क्रीन टाइम लगाते हैं उतनी अपनी एकोमोडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर ये होता है कि जब ये एकोमोडेशन इतनी ज़्यादा एकोमोडेशन जब आप करीब का देखते हैं तो आपको उसको कहते हैं एकोमोडेशन, करीब का देखने के लिए आपकी आंख थोड़ी सी अंदर की तरफ जाती है और बच्चों को एक्स्ट्रा पावर मिलती है करीब का देखने के लिए। तभी जब वो करीब का देखने के बाद जब दूर देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो दूर का साफ नज़र नहीं आता, कि दे आर यूजिंग देयर एकोमोडेशन अलॉट, एडजस्ट, क्योंकि जब हम दूर देखते हैं तो हमारी एकोमोडेशन जो है वो रिलैक्स होती है और जब हम करीब देखते हैं जो बच्चे तो उनको एडिशनल ऐसे नंबर मिलते हैं जिससे वो करीब का बड़ा अच्छा देख रहे होते हैं। तभी वो जो प्रेसबायोपिक जो होती है 40 उसमें आपकी एकोमोडेशन वीक होने लगती है, तभी आपको +1 या दूर एडिशनल नंबर लेना पड़ते हैं। तो जितना स्क्रीन टाइम आपका बढ़ने लगता है तो उसके कुछ 2-3 हैजर्ड्स हैं। एक तो हैजर्ड ये कि बच्चों को आँख में इरिटेशन या एलर्जी रहने लगती है, आई स्ट्रेन और हेडेक होने लगता है, कि एक तो ये कि उनका ब्लिंक रेट कम हो जाता है। ब्लिंक रेट का मतलब पलक झपकते कम है वो जब वो स्क्रीन, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई भी देखे तो 1 मिनट में 10 से 12 मरतबा इंसान पलक झपकाता है। अच्छा। 1 मिनट में, तो वो जब आपका ब्लिंक रेट कम होता है तो आपकी जो टीयर फिल्म होती है, जो आंसू होते हैं, वो स्केंटी होने लगते हैं और वो आंख ड्राई होने लगती है, जिसको हम ड्राई आई सिंड्रोम। ओके, जो हम बार-बार पलक झपकते हैं तो उससे हमारी आंख हमारे गीली रहती है, हमारे आंसू बनते भी हैं और उसी तरह से वो वाइब भी होते रहते हैं। और जब हम कम पलक झपकेंगे तो आंख ड्राई हो जाएगी। जब कॉर्निया पे टीयर है तो टीयर जब ड्राई होंगे तो वो फिर ड्राई आई सिंड्रोम डेवलप हो जाएगी, जिसके लिए यंग जो लोग हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आर्टिफिशियल टीयर्स लेना पड़ते हैं, जबकि यंग एज में आर्टिफिशियल टीयर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। इतने एम्पल अमाउंट ऑफ आपके पास टीयर्स मौजूद है, इसका मतलब आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, और अगर आप कर रहे हैं तो आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से। टीयर्स कम है तो आंख में खुजली होगी, रेडनेस होगी, इचिंग होगी, उसको अननेसेसरी रब करेगा और वो रब करते करते फिर आई में एलर्जी शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये नुकसान है कि आपकी ड्राई आईज हो जाती हैं स्क्रीन से। दूसरा ये कि जो ना अहम चीज़ ये कि ये ब्लू लाइट हैजर्ड्स ये हैं कि स्पेशली जो स्क्रीन जो आप देखते हैं मोबाइल में इसमें, उसमें ब्लू लाइट के कुछ हैजर्ड्स हैं, जो कि ब्लू लाइट आपकी जो ऐसी अल्ट्रा वायलेट लाइट है जो कि एब्जॉर्ब हो जाती है आँख से, तो उसके कुछ हैजर्ड्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आई में लोगों को कैटरेक्ट अर्ली डेवलप होने के चांसेस होते हैं, मोतिया डेवलप होने के, और उम्र के असरात भी तेज़ी से जल्दी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। और तीसरी चीज़ बड़ी अहम है कि ऐसे बच्चे जो ज़्यादा देर तक मोबाइल देखते हैं या फैमिलीज देर तक देखती है, उनको रात में सोने का प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं उनको नींद नहीं आती। दे हैव अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि मेलाटोनिन सेल्स एक होते हैं जो कि पीनियल ग्लैंड बनाता है दिमाग के अंदर, उनका काम होता है रात में आपको सुलाने का। तो ये जो है ना उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो लोग ज़्यादा ब्लू लाइट हैजर्ड्स की, ये भी एक आफ्टर इफेक्ट्स है कि लोगों को रात में नींद नहीं आती, फिर उनको स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ती है। और ये बच्चों के साथ हम देखते हैं आजकल टीनेजर्स रात को नहीं सो रहे देर तक, लेकिन और अंधेरे में बैठ के सिर्फ उस लाइट में, या तो आप प्रॉपर ब्राइट लाइट में अपने मोबाइल को इस्तेमाल करें, बिल्कुल डिम लाइट करके या डार्क रूम करके। यूजुअली यही होता है। तो इसमें ब्लू लाइट हैजर्ड्स जो है ना वो बड़ा कॉमन है इसमें, और जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं वो बड़े कॉमन इसमें रिपोर्ट हो रहे हैं कि लोग आगे कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती रात को, स्पेशली फैमिलीज, एडल्ट्स, वो कहते हैं कि भाई रात को हम जरा देर तक अगर मोबाइल देखें तो फिर हमें नींद ही नहीं आती, फिर हमें रात को सोने से काफी घंटे पहले मोबाइल ऑफ कर अवॉइड करना चाहिए और अपना स्क्रीन टाइम लिमिट रखें, क्योंकि स्क्रीन टाइम जितना भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं ना वो एब्जॉर्ब तो हो रही है ना लाइट,
वो आपको कभी ना कभी परेशान ज़रूर करेगी। तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए इसके ऊपर? क्या स्क्रीन लगा दी जाए लैपटॉप के ऊपर? और ब्लू लाइट फिल्टर भी होता है अपने मोबाइल में, वो ऑन कर मोबाइल लें? में ब्लू लाइट फिल्टर्स भी होते हैं और येलो टिंटेड जो है कुछ ग्लासेस गॉगल्स आ गए हैं, येलो टिंटेड गॉगल्स जो कि जो है ना लोग जो है ना कंप्यूटर पे यूज़ करते हुए या लैपटॉप्स या उस पर भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आइडियली तो ये कि अपना स्क्रीन टाइम एक तो लिमिट रखना है और मेक अ पेशेंट हैबिट टू ब्लिंक। असल में ब्लिंक अपनी जो है ना ब्लिंक का रेट को इम्प्रूव करें कि अगर कोई और भी हो तो अपने कोलीग से कहे कि भाई मुझे देखो कि मैं कितनी दफ़ा ब्लिंक कर रहा हूं। और तो उस ब्लिंक रेट से आपकी जो कॉर्निया है वो ड्राई नहीं होगी और आपको जो है कंप्यूटर आई सिंड्रोम जो है जो कि ड्राइनेस और करती है, एलर्जी करती है, वो नहीं होगी। ओके डॉक्टर साहब, आखिर में कोई मैसेज पेरेंट्स को देना चाहेंगे बच्चों के हवाले से? वैसे तो पूरा सेगमेंट मैसेजेस से भरपूर है, लेकिन कोई और ऐसी बात करना चाहेंगे जो बहुत ज़रूरी आप समझते हैं? मैं दो बातें अहम करना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर बच्चा ये कंप्लेन करता है कि उसको नज़र साफ़ नहीं आ रहा, उसको आई के डॉक्टर को ज़रूर दिखा के ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि उसको वाकई जेन्युइन कंप्लेन है या वो ऐसे ही अपने शौक के तौर पर चश्मा लगाना चाहता है। क्योंकि समटाइम नॉट ऑलवेज के बच्चा झूठ बोल रहा होगा या बच्चा मजाक कर रहा होगा, समटाइम इट इज़ गोइंग टू ये जेन्युइन प्रॉब्लम, क्योंकि बड़ी कॉमन प्रॉब्लम के साथ आते हैं और माँ बाप भी सोचते हैं अगर चश्मा लग गया तो अभी उतरेगा नहीं, तो हम इसको चश्मा नहीं लगाना चाहते। तो प्लीज़ अगर उसको चश्मे की ज़रूरत है तो फिर आप उसको रोके नहीं, उसको चश्मा लगा के। एक दूसरा ये कि जो इनजुडिशियस यूज़ ऑफ मेडिकेशन एक है, जैसे कि वही कॉमन है कि आप जाएँ मेडिकल स्टोर पर कहें भाई आँख लाल हो रही है, आपको कोई डॉक्टर की फीस नहीं देनी, हम मेडिकल स्टोर से दवाई ले लें, जिसमें जैसे मैंने बताया कि गुलाब या डिफरेंट स्टीरॉइड्स बाज़ दफ़ा मेडिकल स्टोर वाला दे देता है। तो ऐसे लोग रिपोर्ट हुए जो कि 10 से 12 साल की उम्र के लड़के जो नियर टू ब्लाइंड रिपोर्ट हुए हैं कि दे वर यूजिंग दीज ड्रॉप्स जो कि स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स से उनको रिस्पॉन्ड करते थे, तो वो मुस्तकिल डाल रहे थे और दे बिकम ब्लाइंड। Oh God. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले को नहीं पता कौन सा स्टीरॉइड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये एक डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट ही बता सकता है कि उसको कैसे देना है और किस तरह बंद करना है। सही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको बड़ा मैंने परेशान किया था फाइनली, लेकिन आप यहाँ आके बैठ गए। डॉक्टर साहब, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं ज़ियाउद्दीन में प्रोफेसर हूँ, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर, और उनके सारे हॉस्पिटल्स को लुक आफ्टर करता हूँ। क्लिफ्टन वाले ज़ियाउद्दीन, नॉर्थ ज़ियाउद्दीन इनका, और प्रोफेसर हूँ तो मेडिकल कॉलेज है तो मैं पढ़ाता हूँ। सही है, बहुत शुक्रिया। यकीनन आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा, जो आप आंख रगड़े जा रहे हैं और लाल हो रही है और आप उसके बाद कभी कोई आई ऑइंटमेंट लगा रहे हैं और के गुलाब डाल रहे हैं, खुदारा अपने ऊपर जुल्म करना बंद कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंख में कोई ऐसी चीज़ है जो कि परसिस्ट कर रही है, तो जाके ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर साहब तो ज़ियाउद्दीन अस्पताल में बैठते हैं, इसके अलावा भी आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होगा आँखों का। आप जो हैं वो, अब खैर मैं क्या कहती हूँ हमेशा कि वो जाने तो जाने और एहतियात इलाज से बेहतर है, और अगर इलाज की ज़रूरत पड़ गई तो प्लीज़ 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 गो टू अ डॉक्टर। अभी मैं आप साइमा के पास आपको लेके जाऊँगी और देखेंगे कि साइमा का जो चिकन का वो है, स्वीट एंड सावर चिकन, वो कहाँ तक पहुँचा। तो ओवर टू यू साइमा। अस्सलाम वालेकुम आविश। ये जो है अब मैं दोबारा यहाँ पे दिखा देती हूँ कि मैं किस फॉर्म की बात कर रही थी कि आप लोग घर में भी पहले बना के रख लें। यहाँ पे हमारी वही दोनों वेजिटेबल्स आ गई हैं। देखिए चिकन जो है वो कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। ये बिल्कुल अभी अभी मैंने कुक करके निकाली है। और साथ ही मैं यहाँ पर अब अपनी सॉस बनाने की तैयारी कर रही थी, और उसके लिए मैंने अपनी ब्राउन शुगर, केचप, सिरका, सोया सॉस, लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा नमक मैंने शामिल किया है, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाल लिया है। और अब मैं इसके लिए कॉर्नफ्लावर स्लरी बना रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर, या इससे कम बनाऊंगी। और ओए ये तो बहुत ज़्यादा गिर गया, खैर ये भरा हुआ बहुत था, कोई बात नहीं, ओके ठीक है। अच्छा, मैं नहीं थी ना आपको असिस्ट करने के लिए वहाँ पे, बिल्कुल इसीलिए वो आई है इस वक्त। अच्छा ठीक है मैविश, अब ये देखें ये मैंने थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर स्लरी बना ली है, ठीक है, और इसको बना के अब मैं अपने सॉस में ऐड कर दूंगी। ठीक है, सॉस में ऐड करने के बाद फिर मैंने आपको ये बताया है कि अब हम अपनी फ़ाइनल कुकिंग की तरफ चलेंगे, और इन द मीन टाइम मैं जो हूँ वो राइस भी प्रिपेयर कर लूँगी। तो क्या हमारे पास आखिर में वक्त होगा कुछ चीज़ें दिखाने का? आखिर में हम चीज़ें दिखा सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। अच्छा ठीक है, तो बस फिर मैं अभी सॉस अपनी रेडी करती हूँ, और आखिर में हम फिर इसकी पूरी असेंबलिंग दिखा देंगे, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने वो 3 स्टेप दिखाना चाह रही थी ताकि आप लोग इस प्रोसेस पे
इस स्टेज पे आप ये घर में बना के रख दें, और जब आपका खाना का टाइम है उस वक्त आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके असेंबल करके सर्व करें। हम आखिर में ज़रूर जो आप दिखाना चाहेंगे दिखा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ओवर टू यू। अच्छा भाई, फिर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ दो बहुत ख़ास मेहमान। आपने कहीं नहीं जाना है, मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, मैंने जैसे कि मेंशन किया था कि मेरे पास जो अब दूसरे सेगमेंट में मेहमान हैं वो एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब ये बताइए कि आप लोगों के साथ कभी कभी ऐसा हुआ है कि कॉल आई हो कि जी मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ और आपका जो अकाउंट जो है वो क्या हैक हो रहा है या ख़तरे में है, या फिर हमसे वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि आपका किस ईमेल एड्रेस पे है, आपके पास ईमेल कहाँ से आती है, और आपने घबराहट के मारे क्योंकि आपको लगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कॉल आई है तो मुझे सब चीज़ें फ़र्ज समझ के आपने बता दी, या फिर इस तरह के मैसेजेस के सॉरी मैंने गलती से आपके अकाउंट में इतने पैसे भिजवा दिए हैं, तो क्या आप मुझे ये वाला जो कोड है आप मुझे बता दें ताकि मैं अपने पैसे रिकवर कर लूँ। और होता क्या है कि जो आगे वाला होता है ना वो इतना पैनिक सिचुएशन में होता है, उल्टा आपको भी इतना पैनिक कर रहा होता है कि आपको लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी का जो है इस वक्त मकसद इस शख्स की या तो हेल्प करना है, या फिर आप इतने मरूब हो जाते हैं उसके अंदाज बात करने के अंदाज से कि आपको लगता है कि ये सही कह रहा है और मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे पैसे लोग लूज़ करते हैं। बैंक्स अपना फ़र्ज़ इस तरह अंजाम दे रहे होते हैं कि हम जब कॉल करते हैं बैंक का एक टेप चल रही होती है कि किसी को अपनी ये मालूमात किसी को ना दें। तो मसला जो है वो सालों से है, अभी तक है। हमने सोचा कि इस टॉपिक पे बात की जाए और दो बड़े रेलेवेंट किस्म के लोगों को बुलाया जाए। तो मेरे पास एक सीनियर बैंकर मौजूद है और एक एडवोकेट, एक लॉयर मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि कानून आपको किस तरह बचाता है, और बैंकर जो हमारे मेहमान हैं वो ये बताएंगे कि बैंक कहाँ तक इस बात की जिम्मेदारी लेता है। तो पहले मैं वेलकम कराती हूँ अपने पैनलिस्ट से। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मौज़म अली जी। आप एडवोकेट हैं सिंध हाई कोर्ट में? जी बिल्कुल, आई एम वर्किंग ओवर देयर फॉर ऑलमोस्ट 7 years। अच्छा, माशाल्लाह। उसके साथ जो है तशरीफ़ फरमा हैं फ़हद आज़म। फ़हद आज़म एक सीनियर बैंकर हैं और वो इस तरह के मसलों को यकीनन डील करते रहे होंगे, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए फ़हद। मेरा नाम फ़हद है और मैं साइबर सिक्योरिटी देखता हूँ बैंक में, और जैसे आपने बताया तो दैट्स अ कॉमन फिनोमेना और ये ग्रो करता जा रहा है बिकॉज ऑफ द डिजिटल इंक्लूजन। जी कोविड से जो हमें एक फ़ायदा, जो एक पॉजिटिव उसमें जो मिला वो है डिजिटाइजेशन। जी, लोगों की अडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स डिजिटल ट्रांजैक्शंस, अपटेक ऑन द ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। सो उसकी वजह से फिर ये चीज़ें भी वक्त के साथ बढ़ी, और दे कैन बी डिफरेंट ट्रिगरिंग पॉइंट्स, बट जैसे जो मोस्ट कॉमन इज़ द वन विच यू शेयर्ड कि आपको कॉल आना, और वो खाली घबराना नहीं, और भी उसमें फैक्टर्स होते हैं। सो इस फिनोमेना को या इस चीज़ को हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग आप उसको सर्च करें, आपके ऑडियंस, तो उनको पता चलेगा कि किस तरह किस टेक्निक से आपकी इंफॉर्मेशन को ली जाती है। आइदर इट कुड बी द फेयर फैक्टर और कुड बी अ गिफ्ट और समथिंग कि आप किसी चीज़ में जीते हैं। जी जी, होता है ना कि जीतो पाकिस्तान से मैसेज आया कि आपने ये चीज़ें जीत ली हैं तो बस इतने पैसे जमा करा दे रहे हैं। इट कुड बी एनी फैक्टर, आपको इस तरह वो कर दिया जाता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। इवन के जो SMS आता है उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है, लेकिन एट दैट टाइम एंड मोमेंट आप सिर्फ नंबर को देख रहे होते हैं। वो सारी जो इंग्लिश है वो गायब हो जाती है और आपका सारा फोकस होता है और मैंने 5 लाख जीत लिए। जी जी, वो नहीं, और OTP के नंबर ही आपको नजर आ रहा होता है। ये कोई कॉग्निटिव बिहेवियर या क्या है कि यू ओनली सी दैट नंबर। तो अब बैंक्स भी क्या करते हैं कि उन्होंने नरेशंस लंबी कर दी है कि जब SMS करे तो फौरन आपको नंबर ना देखे, यू हैव टू स्क्रॉल डाउन एज वेल, ताकि इमीडिएटली, क्योंकि इन सारी चीजों में यू हैव टू लाइक पॉज एंड देन रिएक्ट। सही, आप फौरन रिएक्ट करते हैं, फौरन यू एंड अप गिविंग योर नंबर्स एंड ऑल दैट। बिल्कुल। तो अच्छा, हम इस पे आएंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। आप एक लॉयर हैं और क्योंकि कहते हैं जी पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा ये ऐप्स आई हमारे पास, और जितना ज़्यादा डिजिटाइज हुए हम, तो अब तो हम बिजली के बिल हर चीज़ ऑनलाइन अदा कर रहे हैं। तो चोरों को भी समझ आ गई कि अब जाके जो है वो जेब कतरी नहीं करनी है, अब जाके सीधा इनको ऑनलाइन अटैक करना है। तो आप अब इस तरह के केसेस आप लोगों को सामना होता होगा? जी बिल्कुल, रिसेंटली भी मैंने 2-3 केसेस बुक किए हैं इस तरह से, जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट हुआ है हमारे क्लाइंट्स के साथ, और उसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व रही हैं या बैंक्स के ऑफिशियल्स हैं वो भी इन्वॉल्व रहे हैं। नाउ द इशू इसके इस तरह के जो फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं वो कमिट इस वजह से होते हैं कि लोग जो है ना वो अपनी उस ग्रीडी नेचर से नहीं निकल पाते,
उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि दे आर सीकिंग फॉर दी unlawful financial gain and the seeking the quick financial gain। तो जब उनको कॉल आती है कि भाई आपका जीतो पाकिस्तान में या कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में या एहसास प्रोग्राम में आपकी रकम निकली है, तो वो फ़ौरन ही अपनी बायोडाटा उनके साथ शेयर करते हैं। तो इसका सबसे पहले जो प्रिकॉशन है वो तो है आपकी सेल्फ अवेयरनेस एंड दी सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्योंकि अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो फिर ही, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि इलाज से बेहतर एहतियात है। जब तक आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं करेंगे और अपनी नीयत को ठीक नहीं करेंगे कि कोई भी बंदा आपको फ़ोन पे बैठ के कोई भी चीज़ ऑफ़र करता है कि जी हम आपको इस तरह से कोई बेनिफिट दे रहे हैं, स्पेशली द फाइनेंशियल बेनिफिट, तो आप उसको अवॉइड करें, नंबर 1। सेकेंडली कि जब कोई इस तरह का काम आपसे करने को कहा जाए कि आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि वाई अदर पर्सन इज सीकिंग माई पर्सनल डेटा, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव है, इट्स मोर देन पर्सनल। अगर आप किसी के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ, अपने कुलीग के साथ, अपने ड्राइवर के साथ या अपने घर के किसी ऐसे मेंबर के साथ कोई इस तरह का डेटा शेयर करते हैं, तो वो भी फिर आगे चल के या किसी न किसी तरीके से उसको मिसयूज़ कर सकता है। तो मोस्टली केसेस आते हैं, केसेस ऑन अ वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, क्योंकि इसके फोरम्स जो है वो पहले तो बैंक है, जो कंसर्न बैंक है, उसमें आप एक एप्लीकेशन देते हैं, रेजोल्यूशन फॉर्म सबमिट करवाते हैं, फिर वो उसको ट्रेस करते हैं। उसमें अगर वो देखते हैं कि जी हमारी तरफ से कोई लायबिलिटी है या हमारी तरफ से कोई डेटा लीक हुआ है, तो फिर वो आपको आपकी ग्रीवियंसेस को एड्रेस करते हैं। अदरवाइज वो फिर आपको कहते हैं कि जी आप कंसर्न एजेंसी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के पास चले जाएं, जो कि मोस्टली FIS केसेस को डील करते हैं। सही सही। बाद में आपके पास वापस आऊंगी। कौन से कॉमन हैं जो कि बैंक रिलेटेड फ्रॉड है या स्कैम्स हैं? देखिए, मोस्ट कॉमनली फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग के एग्जांपल है फिशिंग, कि जिसमें आपको कॉल आती है या आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है। जी होता है कि मैं स्टेट बैंक से कॉल, जी मैं स्टेट बैंक से या किसी इदारे से कॉल कर रहा हूँ, या आपकी मे बी अपने बैंक का भी नाम हो जॉब, या सकता है। हाँ बैंक का नाम हो सकता है, और बैंक के वो UN नंबर को करते कॉल, इसको कहते हैं कॉलर ID स्पूफिंग, कि आपको लगेगा कि बैंक का कॉल सेंटर कॉल कर रहा है। जी बिल्कुल। जबकि जो कॉल सेंटर की कम्युनिकेशन है, इट्स अ वन वे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वो आपके लिए नंबर है जिसपे आप कॉल करेंगे, बैंक उस नंबर से कभी आपको कॉल नहीं करेगा। सो जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो बार बार इस चीज़ को आपको कन्वे करते हैं कि वी विल नेवर कॉल यू एंड वी विल नेवर आस्क यू योर पर्सनल डिटेल्स। हम आपसे कभी आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास है, तो वो क्यों आपसे मांगेंगे? देयर आर ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स इन द बैंक जिनके पास ये है, तभी तो उनको वो उस रोल में दिया गया है। बिल्कुल। तो वो आपको क्यों रीच आउट करके आप ही की इंफॉर्मेशन, जो कि सब कुछ है, जो सब कुछ है, और फिर आपको फोन भी मिला रहे हो, तो वो आपसे क्यों मांगेंगे? तो ये इन जनरल, और फिर जिस किस्म का सिनेरियो हो रहा होता है, जैसे टैक्स रिटर्न की आएगी तो कोई FBR बन जाएगा जी, KYC अगर हो रहे होंगे तो KYC का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, रमजान होंगे तो जीतो प्रोग्राम के इस तरह की चीजें आ जाएंगी। तो जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है उसी तरह के स्कैम्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और फिर क्या होता है, वो आपसे क्या मांगते हैं? तो मतलब हम फंसते कहाँ पर हैं? देखिए, इन जनरल तो कॉमन चीज़ें हैं, वो तो मैंने आपसे कोई ट्रांजैक्शन की तो आप मुझे फ़ोन नंबर होगा, मैं चेक दूंगा आपको, तो मेरा अकाउंट, उस चेक पर चीज़ें भी आ जाएंगी। तो फिर कुछ और चीज़ें स्टिच करने के लिए दे विल कॉल यू एंड गेट मोर डिटेल्स, या जो लास्ट हॉप होता है दैट इज़ द वन टाइम पासवर्ड, जिससे आपका ट्रांजैक्शन पूरी कमिट होती है जी। सो कभी भी आपसे कोई OTP मांगे तो, या आपका पिन मांगे फॉर, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू IBFT, जो होता है इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर्स, एक बैंक से दूसरे बैंक के ट्रांसफर्स। दिस कुड बी योर कार्ड एज वेल, जो कि E-कॉमर्स में यूज हो। ठीक है। उधर भी एक OTP आता है, कभी भी E-कॉमर्स साइट पे करेंगे तो आपको नंबर्स आएंगे जी, जिसके बगैर वो ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। हाँ, कुछ मर्चेंट्स हैं जो कि फ्रिक्शनलेस ट्रांजैक्शन अपने कस्टमर्स को देने के लिए दे डोंट आस्क यू फॉर दिस OTPs। तो ऐसी कोई चीज़ भी है तो इमीडिएटली कम्युनिकेट विद योर बैंक, जो भी आपका इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, उनको फ़ौरन रिपोर्ट करें, ताकि वो फ़ौरन उसको अपने एंड पे एक्शंस लेके उसका जो ड्यू रिकोर्स है वो जो भी आगे की जो पेमेंट स्कीम्स हैं उनसे टेकअप करके देन दे कैन गिव यू चार्ज बैक्स। सही। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि बैंक कभी आपको कॉल नहीं करेगा, वो भी अपने यूनिवर्सल नंबर से। और दूसरा ये कि जब बैंक को, आपने इतनी अच्छी बात की, जब बैंक के पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो उसको ज़रूरत कि आपको कॉल करके आपको
इतना टाइम दें कि और कहीं इन्फॉर्मेशन लें। वापस मैं आती हूँ, मौजूद आप बता रहे थे कि एक तो ये कि बैंक से ये देख लेते हैं कि क्या बैंक वाला तो कोई इन्वॉल्व नहीं है, और अगर कसूर सरासर आपकी नादानी को मैं कहूँ या मासूमियत है, तो उसके बाद फिर क्या तरीक़ेकार है, क्या ये पैसे कभी रिकवर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें वेरी फ्रॉम केस टू केस, क्योंकि देर आर 3 फोरम्स जिस पे आप इस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके करने के लिए जा सकते हैं। वन इज़ द कंसर्न बैंक, एंड कंसर्न बैंक में पहले आप अपनी कंसर्न ब्रांच में जाते हैं, फिर वो हेड ब्रांच में, अगर वो आपकी ग्रीवियंसेस को रिड्रेस नहीं करते तो देन यू हैव टू अप्रोच द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर वहाँ पर भी फिर आप स्टेट बैंक ऑफ, और कौन से किस डिपार्टमेंट के पास जाएंगे वहाँ पे? वहाँ पे एक ग्रीवियंसेस रिजोल्यूशन डिपार्टमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, जो कि इस तरह की कंप्लेंट्स को स्पेसिफिकली डील करता है। सही है। और सेकेंडली जब आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी उस तरह से रिलीफ नहीं देता, देन यू हैव अनदर एपलेट फोरम जिसको हम मुतसब बैंकिंग कहते हैं, ठीक है, फिर ऑम्बड्सपर्सन, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाके उस अपने इशू को एड्रेस कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी भी जो लोअर फोरम्स हैं जैसे कंसर्न बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बिकॉज दे आर कंसीडर्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम्स, वेयर एज द जो मुतसब बैंकिंग है इट्स अ कोज़ाए जुडिशल फोरम। तो आप उसको इन सेंस ऑफ जुडिशली भी उसको ट्रेस कर सकते हैं। Is it easy? It's not easy as it seems to be। बात करने की हद तक तो बिल्कुल हम कहेंगे कि जी आप जाके एप्लीकेशन फाइल करें, उसको परसू करें, बट इट इज़ नॉट ईजी बिकॉज यू हैव टू एंगेज अ लॉयर, यू हैव टू एंगेज अ प्रोफेशनल पर्सन हु विल रिप्रेजेंट योर केस। अब एक इंसान जिसका 1 लाख रुपया लेट सपोज वो फ्रॉडुलेंटली विड्रॉ हुआ है, अब वो वकील को पैसे दे, फिर वो अलग से उनको फीस दे, और सेकेंडली इसमें जो टाइम की कंजम्पशन है, जो एनर्जी की कंजम्पशन है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो लोग फिर उसको अवॉइड करते हैं। तो वही मैंने आपको बताया ना कि इसको अवॉइड करने का या इसको किसी भी तरीके से इग्नोर करने का बेहतर हल यही है कि यू मस्ट बी सेल्फ कॉन्शियस। आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जी, मैंने सुना है कि ऑम्बड्समैन के बाद अगर वहाँ पे भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप यू कैन रीच टू गो टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर वो आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जा सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए के लिए 1 लाख रुपए के लिए या उससे ज़्यादा अमाउंट या थोड़े कम अमाउंट में। लेकिन इस हवाले से एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे शहजाद साहब ने इस बात का जिक्र, फहद साहब ने जैसे जिक्र किया कि जो फंड्स ट्रांसफ़र मोस्टली होते हैं, उस फंड्स ट्रांसफ़र को आप अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी कोई ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं तो कोशिश करें कि उनको फंड्स ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि आपका जो पूरा डेटा है ना वहाँ पर उनके साथ शेयर हो जाता है। पहले तो आप जाएंगे बैंक के पास जाएं अपनी सुनवाई लेके, वो कहें भाई हमारे को कसूर नहीं, आपने खुद अपना जो है 1 टाइम पासवर्ड दिया है। फिर आप गए FIA के पास, वहाँ पे भी आपको FIA इज अ सेपरेट फोरम। फिर आप स्टेट बैंक, हाँ जी स्टेट बैंक, फिर स्टेट बैंक, फिर उसके बाद आप कोज़ाए जुडिशल फोरम, जिसका कहाँ कोज़ाए जुडिशल फोरम, जो कि बैंकिंग मुतसब, स्पेल करके बताएं। कोज़ाए जुडिशल फोरम, नहीं QAUSI, कोज़ाए, काजी तो नहीं है, QAUZI, कोज़ाए, ठीक है। वहाँ पहुंचे फिर आप कोज़ाए जुडिशल फोरम जी। उसके बाद फिर आप ऑम्बड्समैन, नहीं, कोज़ाए जुडिशल फोरम इज द ऑम्बड्सपर्सन ऑफिस। दैट इज ऑम्बड्सपर्सन, यही समझ रही थी। नहीं, कोज़ाए जुडिशल फोरम के पास फिर आपके पास हाईएस्ट एपलेट फोरम होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते आपको कई साल लग जाते हैं। बिल्कुल, वो बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ पर आपकी सुनवाई भी इन पर्सन होती है, या जो फाइल्स होते हैं उसी को डिटरमिन करके, उसी को एग्जामिन करके प्रेसिडेंट साहब अपना डिसीजन देते हैं। एंड लास्टली इस तरह के केसेस में ना बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, जो लोग आगे जाके चैलेंज ही नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है, और सेकेंडली कि आपकी एनर्जी और टाइम कंजम्पशन वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लिटिगेंट है या जो एग्रीव्ड पर्सन है वो इस चीज़ को अवॉइड करता है कि मेरे साथ पहले इतना सब कुछ गलत हो चुका है, तो अब आई डोंट हैव मोर टाइम कि मैं इस पे स्पेंड करूं या इसको परसू करूं इन सच अ वे। अच्छा फहद, आजकल एक बड़ा कॉमन है लोन एप्लीकेशन फ्रॉड। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल कोई फिनटेक है कंपनी, या कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशंस करवानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि बस आप एक दिन सुबह उठे और आपके दोस्तों ने मिलकर ऐप बना ली। तो ज़ाहिर है उन्होंने भी कोई ना कोई रेगुलेशन फॉलो किए होंगे, कुछ इन कंप्लायंस होंगे विद द फ्यू थिंग्स। तो
ये जो इतनी अब बेचारे बदनाम हो गए सारी लोन एप्लीकेशंस, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह ये पॉसिबल है, और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोन एप्लीकेशन फ्रॉड के हवाले से स्पेशली? देखिए, खाली लोन एप्लीकेशन नहीं, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप करते हैं तो क्रेडिबल सोर्स से करें। एक तो पहला क्रेडिबल सोर्स हम कैसे, यानी एक आम अगर इंसान प्ले को स्टोर कैसे है या जो आपका iOS है वहां से करें। एक तो पहला, मैं आपको गूगल पे कुछ वेरीफाइड होनी चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए टू स्टार्ट अप विद। लोन पे मैं बाद में आऊंगा। तो कोई भी एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग हो या कोई भी, तो आप वेरीफाइड सोर्स, क्रेडिबल सोर्स से करें, ना कि मैं आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज करूं और वहां से आप अपने पास कोई चीज डाउनलोड करें। ठीक है। सो इन आइदर वे कोई एग्जीक्यूटिव आपके पास है तो आप उसको ना अपने पास करें, क्योंकि वो क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या पीछे परमिशंस ले रहा है, कितना डाटा आपका देख रहा है, यू नेवर नो अबाउट इट। सेकेंडली, अच्छा, आपने एक बात की, कितना डेटा आपका देख रहा है, तो ये लोन एप्लीकेशन से बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, वो कहती हैं कि हम आपकी गैलरी का एक्सेस चाह रहे हैं। तो ये तो खाली लोन एप्लीकेशन है। आप जब रमजान आएंगे, आप कुरान पा के इस तरह की कोई भी चीज जब करेंगे, तो क्या उसको आपकी गैलरी देखने की जरूरत है? क्या उसको आपके SMS देखने की जरूरत है? तो रिलेट व्हाट्स द एप्लीकेशन फॉर, और वो आपसे परमिशन क्या मांग रहा है, और हम खुशी खुशी हम दे देते हैं कि सही हम यहाँ से वो पढ़ रहे होंगे, बट वो पीछे क्या क्या आपके परमिशंस ले रहे हैं, यू नेवर नो अबाउट इट। और फिर जब आप बोलेंगे तो फिर आप ही ने एक्सेप्ट किया हुआ होता है। सो एक इसमें जैसे दिस चैनल इज हेल्थ, तो आप अपने डिजिटल हेल्थ को भी देखें। डिजिटल हेल्थ ही है हमारे। हाँ, तो इसको देखें और उसके हिसाब से कोई भी चीज़ एप्लीकेशन करें तो उसको देखें। लोन एप्लीकेशन की जहाँ तक बात है, आप एक लोन ले रहे हैं पर आप एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, यू हैव टू गिव इट बैक एज वेल। तो बैंक जो भी या जो इदारे होते हैं, उनका मेजर फोटे इट्स ट्रस्ट। दो ही चीज़ों पे वो कर रहे होते हैं, ट्रस्ट एंड द सर्विसेज। ठीक है। उसको कैसे एकदम से एक नई चीज़ आके कैसे रेप्लिका कर सकती है। सो दैट ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, तो आपको अपने आप को बिल्कुल बचा, बिल्कुल अपने वो देखें। यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन बट ट्रस्ट नो वन। बिल्कुल। आपने एक बात की थी कि तमाम जो जी वही आप देखिए, जैसे फैज साहब ने पहले इस बात का जिक्र किया है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स होते हैं या जो फ्रॉड होते हैं या स्कैम्स होते हैं, ये सिचुएशन वाइज, सिनेरियो वाइज ये कंडक्ट होते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में आजकल इलेक्शन का माहौल है, तो अब आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू भी मैसेजेस आते हैं कि आप अपना CNIC हमें प्रोवाइड करें, आपके घर में कितने लोग हैं, आपका वोट कहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो ये जो आम इंसान है उसको इन सारी चीज़ों, देखें जो स्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है ना, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, FIA है या बाकी सारे इदारे हैं, वो कभी भी आपको एनोनिमसली अप्रोच नहीं करते। वो आपको लेटर इशू करते हैं, वो आपको समन्स भेजते हैं, वो आपको नोटिस इशू करते हैं। अगर उन्होंने आपको टेलीफोनिकली भी किसी तरीके से इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो आपको इन पर्सन बुलाते हैं। कोई भी इंसान आपको फ़ोन करके ये नहीं कह सकता कि जी मैं किसी कंसर्न या किसी ऐसी एजेंसी का ऑफिशियल हूँ और आप मुझे ना ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। सबसे पहले तो उसकी कोई वजह होगी। सेकेंडली कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने का सिर्फ एक तरीका है, तो इग्नोर दैम, नंबर 1। सेकेंडली कि अगर वो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं तो इसका एक सिंपल मैकेनिज़्म है कि आप FIA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर आप साइबर क्राइम जो उनका विंग है वहाँ पर जाके आप एक सिंपल एप्लीकेशन दे के जी इस नंबर से या इस मीडियम से, इस ईमेल के थ्रू आपको अप्रोच किया जा रहा है फॉर सो एंड सो रीज़न, एंड देन दे विल टेक अ पर्टिकुलर एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एजेंसी। सो इसको अवॉइड करने का, अब जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जनरल पब्लिक को बताने के लिए बात की है कि जैसे अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, तो इलेक्शंस में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्टिव है बहुत ज़्यादा और उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, तो इसमें भी बहुत सारे फ्रॉड कमिट हो सकते हैं, तो इसको काइंडली आप अवॉइड कीजिए। सही। बैंक का क्या रोल है इन सब चीज़ों से बचाव के लिए? देखिए, बैंक का मेजर रोल है क्योंकि ये सारी चीज़ें, डिजिटल इज़ द करंट एंड द फ्यूचर। सो जो हमारे रेगुलेटर्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंटली वो चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनकी पूरी गाइडलाइंस हैं, उनके सारा एक रेगुलेशंस का रिजीम है जिसको हमें फॉलो करना होता है। और अगेन बैंक का तो एक ट्रस्ट है ना, अब तो आप ब्रिक एंड मॉर्टर से आगे तो डिजिटल है। सो बैंक का तो मेजर रोल है और वो अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर बना भी रहे हो, बनाएंगे भी। अब वो अवेयरनेस ज़रूर, वो अवेयरनेस देता है, अपने सेफगार्ड, अपने मेजर्स लेता है, अपने स्टाफ पे ओवरसाइट और वो सारी चीज़ें भी रखता है। सो देयर आर डिफरेंट मेजर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड द रेगुलेशंस, वो कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं।
सही सही। और जहाँ तक पहले वो लोन वाली बात भी थी, तो अगर आपको लेना भी है तो आप SACP या डिफरेंट रेगुलेटरी साइट्स पे जाएं, देखें कि कौन से लेजिट एप्स हैं या कौन से ऐसे लेजिट फिनटेक्स हैं, क्योंकि जो भी इस तरह का आता है तो वो एक पूरे ड्यू कोर्स, पूरे लाइसेंस और ये लेकर आता है। जैसे आपने कहा एक पूरी एक मेहनत कर रहा है, वो बेचारा वो भी बदनाम हो रहा है। सो उनको भी उनके वेबसाइट्स में जाएं, देखें कि वो गवर्नमेंट के डिफरेंट एंटिटीज से लाइसेंस्ड है या नहीं है, फिर उसके बाद मतलब सबको एक लाइन में खड़े होकर जो है आप अपने एंड पे जो ड्यू डिलिजेंस करें ना, फॉरन एट द एंड ऑफ द डे हम हर चीज को बहुत जल्दी करना चाहते हैं। जी जी। तो वही जो रश, तो वो जी। इम्पल्सिव डिसीजन एंड द रश ऑफ द मोमेंट, वो हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सही। टुवर्ड्स द एंड कुछ कहना चाहेंगे आप नाज़रीन से, कोई भी मैसेज? बस इन सारे क्राइम्स को या इन सारे फ्रॉड को अवॉइड करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले तो आप कोई भी फाइनेंशियल गेन जो कि अनड्यू है इन एनी वे, उसको अवॉइड करें, फिर ऑटोमेटिकली आप इन सारी चीज़ों से निकल सकते हैं, क्योंकि स्टेट आपको कभी भी तब प्रोटेक्ट करती है जब आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। मैंने पहले ऊंट बांधे फिर तवक्कल करें। exactly, तो ऊंट बांधना। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमने पहले बात की थी डिजिटल हेल्थ, तो जिस तरह हम अपनी एक बैलेंस डाइट लेते हैं, इसी तरह हमें इधर भी जो है ना सर्टेन प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। जो चीज़ भी लें लाइसेंस हो, आपके सिस्टम्स अपडेटेड हो, आपके मोबाइल पे भी एंटीवायरस आता है उसको करें, और जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सिर्फ यूज़र आईडी पासवर्ड पर रिलाय ना करें, वहाँ पे आपको एक सेकंड फैक्टर MFA भी देता है, क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी, हमने फ्रॉड्स पे बात की, लेकिन योर डिजिटल आइडेंटिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहाँ से कोई गलत मैसेज किसी को भेज दे तो यू कैन एंड अप in a crime scene. So you have to protect yourself. जितनी आपकी सेहत अच्छी, उतनी आपकी डिजिटल सेहत भी अच्छी होनी चाहिए। That's what I want to convey. सही बात है, और ये इतना हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन चुका है कि इससे कोई स्केप नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त निकाला और इतने अहम मौजू पे हमें काफ़ी मालूमात दी, और सारी बातों की वो कहते हैं बॉटम लाइन यही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, और एक दफ़ा शेयर करके अपना OTP आप जिंदगी भर के लिए परेशान होने से बेहतर है कि आप वो एक दफ़ा अपनी थोड़ी सी लालच को कंट्रोल कर लें, अपने इम्पल्स को कंट्रोल कर लें। तो भाई आप लोगों ने जाना कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि पहले ऊंट बांधिए फिर तवक्कल कीजिए। दूसरी बात ये कि कभी कोई बैंक आपको फ़ोन नहीं करेगा, अगर आपको कोई कॉल आ रही है तो या तो इग्नोर करें, या मैं कहती हूँ बातें सुना दें उनको, वो बड़े डरपोक होते हैं। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, 1 साल पहले एक पूरा रैकेट पकड़ा गया था जो कि ऑनलाइन फ्रॉड करता था पंजाब के किसी गांव का। तो मैं किसी पुलिस वाले का वो बयान ही सुन रही थी, उन्होंने कहा इस पूरे गांव के लोग फ्रॉड में मुलव्वस हैं, एक बंदा नहीं था, everybody in the village। और उन्होंने कहा जब मैंने गिरफ्तार करने वहां तक पहुंचे तो उन गांव की औरतें निकल आई और डंडों से हमला कर दिया उन्होंने पुलिस वालों पे। दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देम। और जब पकड़ा गया वो रैकेट तो उन्होंने, उनका जो सरगना था ग्रो का, उसने कहा कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मैं जिसको कॉल करता हूँ ना, कभी भी ऐसा नहीं हो कि वो आगे वाला शख्स बेवकूफ़ नहीं बना। तो इतने स्मार्ट मुजरिम हैं जो हमसे हमारे पैसे जो है वो जेब से खींचना चाह रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें, और कोई ऐसे देखें कोई नहीं पैसे बांट रहा, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, तो इतने आसानी से आपको 5 लाख और 6 गाड़ियाँ कोई नहीं देने वाला। तो प्लीज़ अपना डिजिटल हेल्थ का ख्याल रखें, जैसे फहद ने कहा। हम ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए जाएंगे शेफ साइमा किचन में, क्योंकि भूख लग रही है इस वक्त और फ्यूल डलेगा तो आगे गाड़ी चलेगी। तो देखते हैं कि साइमा का जो है वो चाइनीज़ खाना कहाँ तक पहुँचा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, हम मौजूद हैं शेफ साइमा के किचन में और काफ़ी कुछ तैयार हो चुका है। बिल्कुल काफ़ी कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन मैंने कहा कि ये सब चीज़ें आपको सामने दिखाएं हैं। अंडा बना के रखा है, ये मैंने ऊपर से डेकोरेशन के लिए एग और अलग से रख दिया। मैं इसमें झाँक लूं? हाँ, आप इसको बिल्कुल खोल के दिखाएं। हाँ, मैं आगे इंस्पेक्शन ना कि क्या क्या तैयार हो गया है, खाने में कितनी देर है। हटा दें, ये मैंने अभी सिर्फ ढका था, कवर किया था, क्योंकि ड्राई वेदर है तो मुझे लग रहा था राइस थोड़े ड्राई है। अच्छी खुशबू साइमा। आप सारे ग्रीन अनियंस का और मैं ऐसे देख सकती हूँ? बिल्कुल, आप चख भी सकती हैं। नहीं मैं नहीं। आप चख लें, ज़्यादा जरूरी है। बहुत जज्बाती हो रही हैं आप, चख लें। आप चख लें। नहीं मैं आराम से खाऊंगी भाई। अच्छा, चखना क्या? ये हमारे रेडी हैं। गार्लिक मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डाला है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर एनहांस हो, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गार्लिक पसंद भी है तो आप इसमें गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, अदर देन क्रश गार्लिक।
तो मुझे गार्लिक बहुत अच्छे लगते हैं। गार्लिक राइस हो गए या वैसे भी खानों में मुझे जिंजर गार्लिक का इस्तेमाल जो फ्रेश होता है वो बहुत पसंद है। अच्छा माविश, यहाँ पर अब जो है जी, मैंने यहाँ पर पैन में अपना थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसमें क्रश चॉप्ड गार्लिक वो रख दिया है, डाल दिया इसमें, ताकि ये थोड़ा सा अपना जो है इसका एरोमा रिलीज़ हो। जैसे ही एरोमा रिलीज़ होगा, यहाँ मैंने सारी जो सॉस है वो मिक्सिंग कर ली थी, सॉस की मिक्सिंग कर ली थी, ठीक है। तो वो फिर अब बाकी का प्रोसेस हम सामने दिखाएंगे। सही है जी। अब ये जो गार्लिक है इसको आप अभी सौते करेंगी, ब्राउन नहीं करेंगी? नहीं नहीं, ब्राउन नहीं करूंगी, ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाऊंगी मैं इसको, हल्का सौते करेंगे, मिक्स करेंगे सारी चीजें, डिश आउट करेंगे, डेकोरेट करेंगे। पता नहीं क्यों दूर से केले के चिप्स लगे मुझे, बहुत दूर ये से। वाले? हाँ, अच्छा। मतलब मेरी आंख, मुझे वैसे भी हर चीज में मीठा हो कुछ, केले के चिप्स ऐसा खैर उतने मीठे नहीं होते। आपने खाए हैं? यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है। वैसे वो प्रोडक्ट तो थाईलैंड की है जी, थाईलैंड में बहुत मिलते हैं। हाँ, मैं गई तो मैं काफ़ी, क्योंकि वो पॉपकॉर्न की तरह आप उसको खा रहे हैं। मुझे स्वीट पॉपकॉर्न भी बड़े पसंद है, हर चीज़ में थोड़ी सी स्वीट एंड सॉल्टीनेस बहुत अच्छी लगती है। पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, मज़ेदार होता है, अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे बात कर रहे होते खाने पीने की, जैसे वो ये टाइम ऐसा हो चुका होता है कि बस अब खाने ही पीने की बात करने का दिल चाह रहा होता है। मैं भी शायद बहुत ज़बरदस्त आप लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग वो जो बैंक स्कैम्स वगैरह का। तो आप बताएं, आपके साथ ये कितनी बार हो भाई? चुका मैं है? हमेशा से बहुत पक्की थी। अच्छा भाई, थोड़ी सी हमें भी ट्रेनिंग दें, क्योंकि नहीं यार, मैं बताती हूँ, मैं ये कभी ईमेल से बेवकूफ़ नहीं बनी। फॉर सम रीज़न आई ऑलवेज डिग डीपर। जैसे कोई मुझसे कोई बात वैसे भी कह देगा ना कि ये है, ऐसा है, मैं हमेशा जाऊंगी, रिसर्च करूंगी, उस वक्त तो सर हिला दूंगी कि जी जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन आई नेवर बिलीव। इसी वजह से वो है इतनी, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं हर चीज़ के बारे में कैसे पता है, बिकॉज आई ऑलवेज स्टडी। तो इसी तरह जब कोई इस तरह का ईमेल आ जाता है, पहले तो मुझे पता है कोई आपको पैसे ऐसे नहीं ट्रांसफर, इतने को खूबसूरत ना आपकी शक्ल है, ना आगे वाले की, ना कोई इतना अमीर शख्स आपको ढूंढते पहुंचेगा। अच्छा ठीक है, आपकी बात अभी कंटिन्यू हम तो करते हैं। ये वजह मैं थी अब कि सॉस हाँ, अपनी इसमें डालिए, पोर करने जा रही हूँ इस पे। देखिए कितना अच्छा लाइट सा गोल्डन, हल्का सा, बिल्कुल, ताकि इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो, पूरी अपनी सॉस डाली है। अब इसको मिलाएंगे? जी बिल्कुल मनीष, ये आप प्लीज़ वहाँ रखें, इस पर मैं अब जल्दी जल्दी काम शुरू करूँगी। तो खैर, इस छान फटक की आदत की वजह से मैं FBI में तो नहीं गई, FIA में, लेकिन मैं ये फ़ायदा हुआ कि मैं बेवकूफ़ नहीं बनती। नहीं, बहुत अच्छी बात है माविश, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप इतना काम में महव होते हैं और ऐसी कॉल्स आ गई या इन द मिडल ऑफ द मीटिंग आ गई। जैसे मेरे हस्बैंड के पास 1-2 बार ऐसा वाक़या हो चुका, और फर्स्ट टाइम तो पता नहीं वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे, मीटिंग में ही थे, कह रहे थे, तो उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने अपने शायद बैंक का नाम बता दिया, और बाद में फिर वो थोड़ा सा उनको ख्याल आया कि ओह ये क्या कर जी, ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लावर भी मिक्स कर दिया महविश इसमें। बाद में उनको जब ख्याल आया तो वो जो है फिर उन्होंने अपनी सारी वेबसाइट पे जाके हर चीज़ अपने बैंक्स को बताया ताकि वो उनका अकाउंट क्लोज़ करे। मगर अल्लाह का शुक्र है वो वाला मामला नहीं हुआ कि अब पैसे पछतावे क्या हवा, जब चिड़िया चुग गई थी। यार मेरे सामने फैमिली में ही 2 तरह की मिसालें मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग, और वही मैसेज आया कि आपने वही 5 लाख रुपए जीत लिए हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग जाके कोई 5 या 6 हज़ार रुपये गंवाए उन्होंने इस खुशफहमी में कि उनको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो कभी कभी बहुत अच्छी बात कही थी मौज़म ने, ये लालच की वजह से होता है कि जब आपको अंदर से लालच हो ना कि बड़ा शॉर्टकट है तो मुझे 5 लाख मिल रहे हैं, या कभी आपने रात को दुआ की अल्लाह मियां मैं सुबह उठ के अमीर हो जाऊँ, और सुबह सुबह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आपको मैसेज आए, आपको लगे बस ये दुआओं का मेरा नतीजा है। हाँ। अच्छा माविश, अब मैं देखें सॉस हमारा गाढ़ा हो गया, हर चीज़ बिल्कुल रेडी है। अब मैं जो फ्राई चिकन की थी वो इसमें डाल रही हूँ, और ये उस जैसे मैंने फ्राई करके निकाली थी आप देखें उतनी ही ये क्रिस्पी भी नज़र आ रही है, उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे तेज़ काम शुरू किया है, इसको मिक्स करूँगी अच्छे से, तेज़ काम ताकि ये सॉस जो है। मैं हेल्प करा? मैं करा देती हूँ यार, आपने मुझे आज कहा ही नहीं कोई मदद। नहीं, वो मदद अभी हम लेंगे आपसे पूरी वाली। मैंने बहुत सारा काम जमा नहीं, मैंने बहुत सारे वहाँ लहसुन छील के रखे हैं, वो आप चॉप करेंगे, कर ही ना लूँ। अच्छा देखिए मैं अब हम ये डालने जा रहे हैं, ठीक है, ये मैं पूरी शामिल कर दूँगी। प्याज मैं आधी शामिल करूँगी, इस थोड़ी ज़्यादा प्याज है, आप मिक्स करें तो फिर मैं चेक कर लेती हूँ कि और डालने की ज़रूरत है या नहीं।
थोड़ी सी और हम शामिल कर लेते हैं और इसकी ज़रूरत। थिक बस हो रही है आप इसको साइमा, ये बस अब आप बहुत इसको थिक हो मिक्स गया। कर लेनी, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी थोड़ी सी सॉस थिक हो जाए तो आप हल्का सा पानी शामिल कर सकते हैं, 1 टेबल अभी क्या करें आप अगर नहीं, कहते बस ना करें? मैं आपकी देखना मर्जी चाह रही है। थी थोड़ा सा ये गाढ़ा ही रहे, कोई मसला नहीं है, या हल्का सा पानी अगर आप चूल्हा मुझे जलाना बढ़ा सकती पड़ेगा? हैं। हाँ, आप इसमें इस बोल में ही थोड़ा पानी दे दें ताकि वो उसका फ्लेवर ऐड हो पानी जाए। कहाँ पीछे है? है पीछे? पानी जी, जग में होगा। नहीं, इस बोल में दे दीजिए क्योंकि इसकी मैं सॉस लेना चाह रही हाँ, हूँ। ये ठीक लेते हैं, है, मैं आपको पानी देती हूँ। बहुत थोड़ी देर के लिए मैं चूल्हा जला दूँ, बस ये आप हल्की से ऊपर से डाल दीजिए और ताकि उसके सॉस के भी आ जाए। अब हम इसको मज़ीद थिक करने वाले उसमें नहीं रखेंगे क्योंकि ये थोड़ी देर में एब्जॉर्ब कर लेंगी चीज़ें। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो गई है, राइस के साथ खाने वाली होगी। बहुत ग्रेवी वाला ये वैसे भी नहीं बनता है और थोड़ा थोड़ा ही ग्रेवी इसमें होती है। ये देखिए। अच्छा, ये एक बार हल्का सा गरम हो जाए फिर मैं इसको बंद करके डिश आउट करूँगी। अच्छा मावेश, आप मुझे बड़ा वाला जो सबसे बड़ा प्लेटर है मैंने नीचे रखा वो बढ़ा दीजिएगा। ये आप चावल और वो दोनों एक ही में नहीं, निकाल मैं के एक में ही दिखाएंगी? निकालूंगी जी। मैं इसको आपको देखिए, आप आप वहाँ एक और ये मैं- एहसान करती हूँ कि मैं आपको टिश्यू से साफ कर देती हूँ। थैंक यू मैं काम करूँ तो एहसान भी तो करूँ। भाई, बहुत आपसे मैं बहुत बहुत एहसान काम के नीचे लेती दबती हूँ। जा रही हैं मुझे आप। डर लगने लग गया, मैं आपसे बहुत सारा काम लेने लग गई हूँ। मैं कभी ना कभी यू विल पे मी बैक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने तो आपसे कहा है कि मैं एक आपको ना चेक हाँ, एक बार बड़ी बड़ी बातें एक करा बार रहे यहाँ पे रिकॉर्ड कर लीजिए, ये मुझे चेक की पेमेंट करने वाली हैं। अच्छा, मुझे आप कोई अच्छा सा चम्मच अच्छा सा उठा दें, चम्मच कहाँ से अच्छा लाऊं? सा, ताकि मैं ये निकालना चाह रही थी। और राइस भी अभी हम निकालते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा आप एहतियात करें। किससे एहतियात करूँ बताइए? इससे एहतियात करें, इसको वहाँ रख जल्द दें, कर दो, गिर ना कपड़े जाए। गंदे हो जाए। ये ले। अच्छा, पहले मैं चावल का राइस तो ये। निकालूं या पहले मैं क्या चीज़ बेहतर साइमा, लगेगी? आपका मैं किचन है, राइस आप लगाती बादशाह हैं, हूँ। ओके, बताइए। ठीक है, ये फिर एक सेकंड। हाँ, पहले हम राइस निकालेंगे। मैं हमेशा आप यहाँ पे राइस रखें, इसको मैं यहाँ रखती हूँ और अभी हम अपने प्लेटर को जो है बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ी मज़ेदार। और इसमें आप सही कह रही हैं, अगर पाइनएप्पल भी होता है ना, महेश, वो कलर्स से ना चाइनीज़ डिशेस की जो वैल्यू बनती है वो यही है कि आप अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ यूज़ करें और खिली खिली सब्ज़ियाँ रहें। देखिए, हमारी किसी भी चीज़ का कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं हाफ वे इसमें अपने राइस डाल लेती हूँ। और ये आप आसानी से बहुत बड़ा प्लेटर भी घर में भी सजा सकते हैं इसको। बीच में आप राइस निकालें अगर गोल प्लेटर है, और साइड पे आपने अपना सारा ग्रेवी डाल दी। ठीक है एक ना? और तरीका होता है ना, आप एक कप में बोल बोल के अंदर आप स्टफ करते हैं, फिर स्टफ उसको करते उल्टा हैं, करके बिल्कुल वो है माविश अगर आप सिंगल सर्विंग कर रहे हैं। ठीक है, अब दावतों में तो आपको पता है हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा खाना पतीले में होता है। स्टफ करें, हाँ, पतीले को उल्टा कर दें। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये सही तरीका है। अच्छा, यहाँ मैं इतने ही चावल निकालूंगी। अब मुझे ये चाहिए होगा और इसको आप ढक सकती हैं। ये वाला चम्मच भी दे दीजिए मुझे प्लीज़, बढ़ा दें। थैंक यू। ये विजन तो नहीं ब्लॉक कर रही है ये प्लेट? ठीक आप है, देख ठीक है। सकें। वेजिटेबल का क्रंच भी बड़ा मज़ेदार लगता है मुंह में। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप लोग सब ये ट्राई करें घर में अपने, और हम हमें सब यहाँ ट्राई करेंगे, आप लोग घर में ट्राई करें। बिल्कुल, और हमें फीडबैक दें। और कोई क्योंकि सर्दियों में चाइनीज़ खाने का अपना एक लुत्फ़ है। आप लोग जो भी चाइनीज़ डिशेस सीखना चाहते हैं प्लीज़ हमें बताएं ज़रूर अपने फीडबैक के थ्रू। लेकिन उसके साथ साथ चिकन बनाना चिली शर्त है। बनाना सिखाइएगा साइमा किसी दिन। ड्राई वाला या चिकन चिली ग्रेवी? ड्राई वाली। जी, मुझे एक बहुत ठीक है। फेमस चाइनीज रेस्टोरेंट है ना हमारे घर के पास, पुराना। जी, बहुत पुराना है। तो अब उधर मैं एक बड़ी इसको- मज़ेदार ड्राई बीफ एंड चिली या चिकन चिली मिलती है। क्या आपको बनाना आती है वो वाली? हमेशा आप जो है किससे ना, बात कर वो- रही हैं आप? भूल जा रही हैं, नहीं। भूल जाती हैं, किससे बात कर रही देखें, जितनी भी बेसिक चाइनीज़ की कुकिंग है ना वो मैं सब सिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन कुछ चीज़ों में आपको
ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, ऐसे क्या कहना चाहिए, सॉसेस का इस्तेमाल करना होता है जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, या उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो कि वो हम यूज़ नहीं कर सकते। हटा लो। जी बिल्कुल, हटा लीजिए। तो इस तो वजह कुछ से चीज़ें थोड़ा- जाके आप पैसे देके खाएं और कुछ चीज़ें नहीं आप- नहीं, वो बन जाएंगी, उनको स्किप भी किया जा सकता है उन सॉसेस को। आपने वो ट्राई किया वहाँ पे? ड्राई चिकन चिली बहुत फेमस है, बड़ी मज़ेदार बनी हुई होती है। जी जी, बहुत अच्छा। बीफ चिली आप बात कर रही हैं ना, बीफ चिली तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। क्रिस्पी वाला भी है, उसमें भी कुछ वैरायटी है। ये देखिए मैम माविश, आज मैंने ऊपर से थोड़े से इसमें सेसमी सीड्स यानी तिल भी शामिल किए हैं। और ये अक्सर रेस्टोरेंट्स में आपको मिलेगा, स्टिकी चिकन में भी और इस तरह की जो चिकन बनी हुई होती है ना, चिकन में भी। इसमें बाकी हम अगर इधर डाल दें, हाँ इधर भी बस अभी डाल देते हैं, क्योंकि I ये think मैं इसमें चाह रही enough हो हाँ गया। इसको आप इसमें डाल दीजिए। और एक मैं तो सेकेंड, खैर इतनी मोहब्बत से ही डालूंगी, ऐसे ही डाल दूंगी। मैं इंशाल्लाह आगे जो है कोरियन क्यूजीन से भी कुछ चीज़ें सिखाऊंगी, कोरियन और टर्किश से भी। जी कोरियन गाने और ड्रामों की ऑब्सेशन तो बहुत हो गई ना हमारे यहाँ ठीक है। पाकिस्तान में। देखिए नज़र आ रहा है, और साइड पे बस ठीक है, बस अब छोड़ माविश, अब दीजिए। ठीक है। बस ज़बरदस्त है, देखिए शाबाश, दिस लुक्स वेरी नाइस। एपिटाइजिंग भी लग रहा है। अच्छा माविश, ये अब हमने आज रेडी कर लिया है, कल इंशाल्लाह हम अपनी एक और अच्छी सी रेसिपी देंगे। तो कल के लिए जो है वो सब लोग तैयारी कर लें। अभी हम से कल तैयारी क्या कर लें आप सिखाने लोग। जा रहे हैं, डिफरेंट है। एक फरमाइश थी हमारे पास, यूट्यूब पे आई हुई थी, बल्कि 2 रिक्वेस्ट थी। तो मैं काफ़ी दिन से प्लान तो कर रही थी, बट हो नहीं पा रहा था क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी लाइन अप थी। तो इंशाल्लाह कल वो हम सिखाएंगे ज़रूर। अभी नहीं बता रही हैं आपके क्या? क्या किया जाए, बता दिया जाए। चलें कल का इंतज़ार करें। बिल्कुल, कल के लिए सरप्राइज़ रहते हैं, तो ज़रूर भूलिएगा नहीं, ट्यून इन करना आप लोग और उस रेसिपी को चेक करना। बिल्कुल। वो तो बची जनाब आली, आज का प्रोग्राम फिर अख्ताम को पहुंचा। यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी आंखों का ख्याल कीजिए, जितना स्क्रीन टाइम हम ज़्यादा बढ़ गया है, उसी तरह आंखों के मसाइल भी बढ़ गए। और डॉक्टर साहब जो हैं वो 2-3 बड़ी अलार्मिंग बातें बता रहे थे कि एक तो हमें जो इंसोम्निया होता है, रात भर नींद नहीं आती, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई इस वजह से आपको रात को नींद नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी आंखों को स्क्रीन के आगे ख़राब किया है और अब आपका इंसोम्निया डेवलप कर लिया है। तो अपनी स्क्रीन टाइम कम कीजिए, बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें, क्योंकि बहुत नुकसानदेह। मैं तो ऐसी बातें कर रही हूँ जैसे मैं कर पाऊँगी, लेकिन मेरे अपने बच्चे जो है स्क्रीन के आगे ही हर वक्त बैठे रहते हैं, तो आई हैव टू डू समथिंग एट होम ऑल्सो। बाकी बैंक फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका है कि एहतियात इलाज से बेहतर है अपना OTP किसी से शेयर नहीं करें। और बैंक आप इतने कोई हसीन नहीं है कि बैंक वाले आपको कॉल करें और आपसे पूछें बताइए आपका ईमेल एड्रेस क्या है, ये सब क्या है। बैंक से आपको कॉल नहीं आती है। और आखिरी बात ये कि साइमा की जो चिकन है, इसकी रेसिपी घर पे ट्राई कीजिएगा और फिर हमें अपना फीडबैक दीजिएगा हमारे YouTube चैनल पे या Facebook पे। कल फिर मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।